सेक्शन सी, इस तरह डिफरेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इस ईयर में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन कहते हैं ओपनिंग एसेट्स बैलेंस माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़ बैलेंस, यानी कि अगर देखें इस तरह के ओपनिंग बैलेंस और ओपनिंग एसेट्स बैलेंस, ओपनिंग लायबिलिटी माइनस करें तो क्या आएगा, कैपिटल एट स्टार्ट, यानी कि ओपनिंग एसेट बैलेंस है माइनस ओपनिंग लायबिलिटी बैलेंस है तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। अच्छा, एंडिंग कैपिटल बैलेंस कब होता है, जब एसेट्स भी कौन से वाले हों, एंडिंग वाले हों, और लायबिलिटी भी कौन सी वाली हों, एंडिंग वाली हो। ठीक है, बाकी तो कैश बैलेंस का सवाल ही नहीं है क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ओपनिंग एसेट्स बैलेंस है, ओपनिंग लायबिलिटीज़ है तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। जैसे सिंगल एंट्री में हम लोग मालूम भी किया था, सिंगल एंट्री में आपने कैपिटल एट स्टार्ट कैलकुलेट किया था और कैपिटल एट दी एंड कैलकुलेट किया था। तो कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करने के लिए यही किया करते थे कि एट स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन देखा करते थे और कैपिटल एट दी एंड मालूम करने के लिए एट दी एंड की इन्फॉर्मेशन देखा करते थे। सही। नंबर 2 में कहते हैं इन जॉइंट स्टॉक कंपनी दिस अकाउंट इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम और लॉस। ठीक है, लास्ट हमने जो चैप्टर पढ़ा था रिटेन अर्निंग का, उसमें यही बताया था कि कंपनी अपने प्रॉफिट को इनकम समरी से निकाल के ट्रांसफ़र करती है कौन से अकाउंट में, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। यहाँ पे सवाल क्या है, स्टेटमेंट क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में दिस अकाउंट इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट इनकम, यानी कंपनी अपने प्रॉफिट को कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है, रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और उससे पहले प्रॉफिट एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, इनकम समरी के अकाउंट में एग्जिस्ट करता है। और इनकम समरी के अकाउंट में एज अ क्रेडिट बैलेंस हो तो नेट इनकम और लॉस हो तो एज अ डेबिट बैलेंस। यानी इनकम समरी अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नेट इनकम को, और अगर वो डेबिट बैलेंस है तो फिर वो नेट लॉस को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, टू ट्रांसफ़र द नेट इनकम और लॉस कंपनी कौन सा अकाउंट यूज़ करती है, रिटेन अर्निंग। और इसकी एंट्री पढ़ाई थी, एंट्री क्या होती है, इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड डैश, यानी कि हर शेयर की मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू होती है उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं, उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू क्या होती है, जो शेयर्स पे वैल्यू लिखी हुई होती है, कोटेड प्राइस, यानी जो शेयर्स की, एक शेयर्स की लीगल वैल्यू, एक शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, उसे कहते हैं पार वैल्यू। लेकिन जो मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस सेलिंग बाइंग सेलिंग हो रहा होता है उसे कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो उन्होंने पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस होती है वो डिफरेंट होती है एज पार वैल्यू से, एज़ कम्पेयर टू पार वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है, हाँ, पार वैल्यू तो ₹10 होती है, लेकिन मार्केट में शेयर्स की प्राइस ₹12, ₹14, ₹15, ₹16। तो बताया था कि शेयर्स प्रीमियम कब आता है, जब मार्केट प्राइस ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, शेयर्स प्रीमियम। तो इस MCQs के अकॉर्डिंग उन्होंने पूछा है द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इन स्टॉक मार्केट, क्या कहते हैं उसको, मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट कहते हैं दिस इज़ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल किसे कहते हैं, वो एसेट्स के जिसको फिज़िकली हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और वो एसेट्स बिजनेस में एग्जिस्ट करता है। अगर लैंड देखें तो लैंड क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स है, कंप्यूटर भी क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, व्हीकल भी क्या है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स। लेकिन जो होते हैं गुडविल है, तो गुडविल क्या, यानी गुडविल एक आपका इनटेंजिबल एसेट्स है। जस्ट लाइक रेपुटेशन, जस्ट लाइक आपकी बिज़नेस की अर्निंग कैपेबिलिटी, तो वो जो गुडविल है और उसको कोई हम फिज़िकली फॉर्म में नहीं होता है, तो गुडविल जो है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स है। बाकी टेंजिबल किसे कहते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कहते हैं टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल इनटेंजिबल में डिफरेंस बता दिया, और गुडविल क्या है इसमें, इनटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद अजहर एंड आसिफ आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंस ₹50,000 ईच। अजहर और आसिफ दोनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस 50,000 है, यानी अजहर का भी कैपिटल कितना है, 50,000, और आसिफ का भी कैपिटल कितना है, 50,000। देयर कैपिटल रेशो क्या होना चाहिए, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर दोनों पार्टनर्स कैपिटल 50,000 रुपये हैं तो दोनों पार्टनर्स में 4040 माइनस कर दें, क्या रह गया, 5 और 5, और 5 और 5 अपने ही टेबल में आते हैं, 5/5, 5/5। तो रेशो क्या बनना चाहिए, 1:1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर के जिसका बेनिफिट करंट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हो।
ठीक है, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने यहाँ पे नाम लिए हुए फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस ताल्लुक मशीन के स्टार्ट करने से लाने से नहीं है। और हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जब चैप्टर पढ़ाया था आपको बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर मशीन की कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं, और वो सब को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे टेस्ट रनिंग कॉस्ट ये मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये भी मशीन की कॉस्ट में ऐड करेंगे। और इसका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड में मोर देन 1 ईयर के लिए है, क्योंकि उस एसेट को लाने के लिए पे किया गया, उस एसेट को परचेज करके लाने के लिए, ला के लगाने के लिए, फ़र्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज़ के लिए पे किया गया। इसीलिए ये सब क्या है, मशीन का पार्ट है। जब ये मशीन का पार्ट है तो फिर हम इनको करंट पीरियड में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे पूछा इसने क्या है, दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, विच वन, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज़ आवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, मशीन को लाने के लिए पे नहीं करते बल्कि इसका ताल्लुक इसके मशीन के स्टार्ट करने से नहीं है, अलग से है। और इसका बेनिफिट अकाउंटिंग पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा। डिबेंचर्स आर क्लासिफाइड एज डैश। डिबेंचर्स कौन सी लायबिलिटी होती है, ठीक है, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर आपको पे करनी हो, अकाउंट पेबल, नोट्स पेबल, अनअर्नड कमीशन, ठीक है, सैलरीज पेबल, ये जितनी भी लायबिलिटी हैं जिसको आपने नाम पढ़े हैं ये सब करंट लायबिलिटी होती हैं जो कि विद इन 1 फाइनेंशियल पीरियड पे करनी होती हैं। जबकि डिबेंचर्स, बैंक लोन, ठीक है, बॉन्ड्स पेबल, ये सब क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। आप एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए बोरोइंग करते हैं, कर्जा करते हैं और उसकी प्रॉमिस करते हैं कि पेमेंट की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज़। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो रही है कि अगर हमने बिजनेस में एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ भी मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट लॉस किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फिर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली बांटना है। ठीक है, नेक्स्ट में कहते हैं इसके बाद 9 में, इफ़ अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स एट अ हायर प्राइस दैन द पार वैल्यू। अगर मार्केट में उसकी शेयर्स की प्राइस हायर हो, ज़्यादा हो, किसके, पार वैल्यू से अकॉर्डिंग, तो पार वैल्यू से अगर ज़्यादा प्राइस हो, द डिफरेंस इज़ नोन एज डैश। उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रीमियम। क्या रिकॉर्ड करते हैं, शेयर प्रीमियम। एंट्री पढ़ाई है क्लास में, क्या बताते थे एंट्री, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू किए, पैसे हासिल किए और पार वैल्यू से अबव में इशू किए, तो एंट्री होती है बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट, और डिफरेंस को हम लोग क्या रिकॉर्ड करते थे, शेयर्स प्रीमियम। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं, इफ़ न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स दैन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर डैश। ठीक है, इस बात को याद कर लें अच्छी तरह कि अगर एक न्यू पार्टनर बिजनेस में बाय परचेज से आएगा, बाय परचेज फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, किसी ओल्ड पार्टनर में से किसी का कैपिटल परचेज करके आएगा, शेयर परचेज करके आएगा, इंटरेस्ट परचेज करके आएगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेंस कांस्टेंट। क्यों रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि ना वो कोई एसेट इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और बिजनेस में ना कोई कैश लेके आया है, ना कोई फर्नीचर, ना कोई इक्विपमेंट, जस्ट लाइक वो सिर्फ एक खाली परचेज करके आ रहा है, तो उससे एक का कैपिटल कम हो रहा है, दूसरे का कैपिटल बढ़ रहा है, तो लिहाजा एसेट्स पे, टोटल कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। हाँ, पार्टनर्स की तादाद बढ़ जाएगी, कल तक 2 पार्टनर्स थे तो अब बिज़नेस में 3 पार्टनर्स होंगे। नेक्स्ट कहते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ सिमिलर टू डैश। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसका बिल्कुल सिमिलर है, किस जैसा है, ये बैलेंस शीट जैसा है। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पढ़ा होगा, सिंगल एंट्री बनाई होगी, एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, तो उसमें देखिएगा कि उसकी बिल्कुल ये बैलेंस शीट का ही सिमिलर है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज सिमिलर टू बैलेंस शीट। नेक्स्ट पे कहते हैं, द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड डैश। वो एक्सपेंसेस जो कंपनी को फॉर्म करने के लिए पे किए जाते हैं, यानी लाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए पे किए जाते हैं, शुरू करने के लिए पे किए जाते हैं, उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। यानी प्रोमोटर्स वो अखराजात जो करते हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल लॉयर्स की पेमेंट करनी है, अटॉर्नी की फ़ीस पेमेंट करनी है, और तमाम डिफरेंट खर्चे, शेयर्स की प्रिंटिंग होगी, वो सारे खर्चे किस में होते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और ये भी याद रखें, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक एसेट अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट नहीं है। इसको हम लोग एक्सपेंस चार्ज नहीं करते बल्कि क्या चार्ज करते हैं, इसको एसेट रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिपोर्ट करते हैं इसको। नाम में लिखा हुआ है इसके एक्सपेंस, देखें नाम में इसका एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंस अकाउंट नहीं है बल्कि इसकी नेचर क्या है, एसेट। नेक्स्ट कहते हैं, डेप्रिसिएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डैश। डेप्रिसिएशन प्रोसेस किस चीज़ का है, कॉस्ट एलोकेशन का है।
कॉस्ट एक्यूमुलेशन, अप्रेजल, वैल्यूएशन ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन नाम किस चीज़ का है, जब आप एक एसेट परचेज़ करते हो तो उस एसेट को उसकी यूज़फुल लाइफ में डिवाइड करते हो कि ये एसेट अगर 5 ईयर्स बेनिफिट देगा तो 5 ईयर्स मुझे कितनी कितनी कॉस्ट का हिस्सा हर साल एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसे कहते हैं कॉस्ट एलोकेशन। कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है उनके गिवन ईयर्स में। नेक्स्ट कहते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डैश, यानी अगर कॉस्ट में से माइनस करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो ये फार्मूला ही है। किसका फार्मूला है ये? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। और ये बुक वैल्यू का जो फार्मूला है ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में के लिए बहुत काम में आता है, क्योंकि उसका फार्मूला ये बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट, तो वहाँ भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट इज़ यूज्ड इन केस ऑफ डैश। हमने कहाँ पढ़ा था इसको? लॉस और गेन ऑन लिक्विडेशन में पढ़ा था हम लोगों ने इसको। तो जो अकाउंट लिखा हुआ है रियलाइजेशन, ये अकाउंट कब आता है? जब बिज़नेस को वाइंड अप करते हैं फर्म को वाइंड अप करते हैं, कारोबार को ख़त्म करते हैं, उसे कहते हैं लिक्विडेशन। उस वक्त हम ये देखते हैं, अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन का। नेक्स्ट कहते हैं कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड आउट ऑफ डैश। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, कहाँ से करती है? कंपनी ने अपना प्रॉफिट सारा कहाँ ट्रांसफ़र किया होता है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में। तो लिहाजा कंपनी जो प्रॉफिट डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो कौन से अकाउंट से करेगी? इसी अकाउंट से करेगी, रिटेन अर्निंग के ही अकाउंट से डिक्लेयर करती है। द शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर डैश। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के ऑनर्स होते हैं, मालकान होते हैं, ठीक है। कंपनी को जो मैनेजर्स हैं वो अलग हैं, एजेंट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो डिफरेंट लोग हैं। अगर 3 इसमें नाम याद कर लें, कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी को मैनेज करने वाले कौन लोग होते हैं? डायरेक्टर्स, ठीक है। मैनेज करना, काम चलाना, डिसीजन मेकिंग करना, डायरेक्टर्स। और कंपनी को स्टार्ट करने वाले कौन लोग होते हैं? प्रोमोटर्स। जो फर्स्ट टाइम कंपनी को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रोमोटर्स। तो प्रोमोटर्स स्टार्ट करने वाले, और ऑनर्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले, उसको ऑन करने वाले, पैसा लगाने वाले। जबकि मैनेजर जो आपके डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को मैनेज करने वाले होते हैं। डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू डैश। ये कैसे आती है? किसी एसेट की कॉस्ट में से अगर उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी जाए, अगर एसेट में से कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दे तो क्या आती है? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। सही। द नेचर ऑफ रिटेन अर्निंग अकाउंट इज डैश। रिटेन अर्निंग कौन सा अकाउंट है? रिटेन अकाउंट है शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट। हमने सिर्फ ये एक ही अकाउंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा और बहुत सारे अकाउंट हैं जो कि शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट में आते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल, ये भी कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। शेयर प्रीमियम पड़ा था, ये भी कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। इसी तरह से कोई भी रिज़र्व्स अगर रिकॉर्ड करते हैं आप लोग, ठीक है, तो जो रिज़र्व्स हैं वो भी इसी के नाम से, जस्ट लाइक रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज, रिज़र्व फॉर एक्स वाई जेड, फला फला जो भी नाम है इसका, वो सब कौन सा अकाउंट है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट में आते हैं। इसकी नेचर इसी अकाउंट की है, शेयर होल्डर इक्विटी, ठीक है। द नेचर ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है? शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट होता है। सैल्वेज वैल्यू इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन अंडर डैश। तो याद करें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका दूसरा नाम ये भी लिखा हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सही। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को और क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, और भी कुछ कहते हैं इसको, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये 2-3 नाम है इसके। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये सब। और स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था? सैल्वेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट वाइल कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो इस स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। अच्छा, बाकी अगर देखें स्ट्रेट लाइन में स्क्रैप वैल्यू माइनस की जाती है। फॉर्मूला क्या है इसका? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। इसी तरह से आउटपुट मेथड का फॉर्मूला भी ऐसा ही है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। और वर्किंग आवर में भी ऐसा ही है। अगर देखें तो हम जितने हमने मेथड पढ़े उन तमाम मेथड्स में स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में स्क्रैप वैल्यू नहीं ली जाती, नहीं देखी जाती। डायरेक्ट कॉस्ट से शुरुआत करते हैं, कॉस्ट पे रेट लगाते हैं, या फिर हम जो है वो बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और बुक वैल्यू पे रेट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए MCQs हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। और पहले क्वेश्चन को आप रीडिंग करें, पढ़ें, वीडियो को पॉज भी करें और पॉज करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर साथ साथ कंटिन्यू करते जाएं। देखें क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा,
द बैलेंस शीट ऑफ अहमद आमिर एंड समी ऑन December 31, 2024 इज़ एज फॉलोज। बैलेंस शीट दी हुई है, टॉपिक देखें, सवाल जो है वो जिस चैप्टर से भी आता है उस चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है, तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना है कि सवाल किस चीज़ का है, कैसा है। सवाल को वैसे पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाता है आपको, और फिर ऊपर लिखा हेडिंग भी लिखी हुई होती है। ये क्वेश्चन लिक्विडेशन का है। कैश गिवन है, अदर एसेट्स गिवन है, ये बुक वैल्यू अदर एसेट्स की, अकाउंट पेबल लायबिलिटी गिवन है। इसके अलावा अगर देखें, इसके अलावा यहाँ पे आपको आमिर कैपिटल गिवन है, समी कैपिटल गिवन है, इक्विटीज़ गिवन है। They decided to liquidate their partnership from their share profit loss equally. Other assets were sold for cash रुपीज़ 90,000। अदर assets को सेल आउट किया उन्होंने 90,000 रुपये कैश पे, प्रॉफिट लॉस को इक्वली बांटते हैं। और आखिर में लिखा हुआ समी इज़ पर्सनली इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टू मीट हिज डेफिशिएंसी। इट मीन्स के द अदर पार्टनर्स विल कंट्रीब्यूट द डेफिशिएंसी ऑफ समी। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहाँ तक के सवाल की। क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, अंदाज़ा हो गया सवाल के रिक्वायर्ड में क्या मांगा इन्होंने। एंट्रीज मांगी है इन्होंने जर्नल में प्रॉपर लाइनें ड्रॉ कर लें, और लाइनें ड्रॉ करके जर्नल एंट्रीज सॉल्व करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप पहले करते हैं कैलकुलेशन। आए पहले ज़रा फर्स्ट वन पहले कैलकुलेशन शो करते हैं। कैलकुलेशन किस चीज़ की? कैलकुलेशन फॉर लॉस और गेन ऑन रियलाइजेशन। ये पूरा स्टेप जो हमारा ये पूरा इसका कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट वन, सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, देखें सेलिंग प्राइस कितनी गिवन है 90,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी गिवन है 3,60,000। सेल आउट कितने में किया है 90,000 में। चीज़ कितने की है 3,60,000 की। जब 3,60,000 की चीज़ 90,000 में सेल आउट की है, बेची है, तो क्या होना चाहिए? लॉस होना चाहिए। तो पहले हेडिंग दें कंपटीशन फॉर लॉस और गेन। ठीक है, अभी हमने लॉस और गेन को लिखा कि अभी मालूम नहीं है कि लॉस आएगा या गेन आएगा। जब कैलकुलेट कर लें फिर उसके बाद सिर्फ जो हो वही लिखिएगा। लॉस हो तो लॉस लिखिएगा, गेन हो तो गेन लिखिएगा, फिर लॉस और गेन मत लिखिएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ अदर एसेट्स कितनी है 90,000 है। बुक वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स को माइनस करें, माइनस करके इसको मालूम कर लें। देखिए सेलिंग प्राइस ये है 90,000, जबकि बुक वैल्यू कितनी है 3,60,000। ठीक है, तो क्या हुआ? लॉस कितना रुपया आया? 2,70,000 का लॉस आ गया। अभी सवाल में उन्होंने बताया था आपको लॉस, तीनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स हैं, तो तीनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप में। ये आ गया, तीनों का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फर्स्ट पार्टनर का लॉस भी कितना आ रहा है 90,000, सेकंड का भी 90,000, थर्ड का भी 90,000। सबके रेशो क्या बने? 1/3 1/3 1/3 बनने चाहिए। तो तीनों पार्टनर्स का लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और यहीं से एक बात और भी चीज़ सीख लें कि सब केस में लॉस आया है 90,000 90,000 90,000। अब ज़रा फर्स्ट पार्टनर को देखें, अहमद का कैपिटल कितना था 1,80,000। अगर 90 माइनस कर भी देंगे तो भी उसका कैपिटल ज़्यादा है और लॉस कम है, यानी इट मीन्स के अहमद का कैपिटल पॉजिटिव रहेगा। सेम ऐसे ही आमिर कैपिटल देखें, आमिर कैपिटल 1,60,000 है, जबकि उसके समय लॉस आया 90,000। माइनस करेंगे तो भी उसका कैपिटल पॉजिटिव रहेगा। लेकिन थर्ड पार्टनर को देखें, थर्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है 60,000 है, कैपिटल कम है, जबकि इसने अगर देखो तो लॉस उसके हिस्से में आया कितना 90,000। ठीक है, यानी कैपिटल कम है उसका और लॉस उसके हिस्से में ज़्यादा है। लॉस ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो कितना ज़्यादा है ज़रा डिफरेंस निकालो। देखो 60,000 कैपिटल, लॉस 90,000, माइनस करें कितने बचते हैं 30,000। इट मीन्स के समी जो है वो बिज़नेस में उसकी क्या आ रही है? कैपिटल डेफिशिएंसी। जो 30,000 डिफरेंस आ रहा है उस 30,000 को हम लोग कहते हैं नेगेटिव कैपिटल, और उस नेगेटिव कैपिटल का नाम हमने क्या रखा है? कैपिटल डेफिशिएंसी। कितना? 30,000। अब या तो वो पार्टनर सॉल्वेंट है तो वो 30,000 रुपये खुद ला के दे दे। ठीक है, और वो पार्टनर भी क्या है? इनसॉल्वेंट है, तो फिर वो उसके पैसे दोनों पार्टनर में बैठेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और ये लोग प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटते हैं, तो लिहाजा उसकी जो 30,000 रुपये नेगेटिव आ रहे हैं डेफिशिएंसी है, वो अहमद और आमिर में बढ़ जाएगी और फिर इक्वल ही बढ़ जाएगी। तो इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दोनों पार्टनर्स में। देखें इस तरह से एक और वर्किंग करनी पड़ेगी, लॉस और गेन कैलकुलेट करने के लिए। एक वर्किंग करनी पड़ेगी लॉस रियलाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और एक वर्किंग करनी पड़ेगी आपको समी पार्टनर की डेफिशिएंसी को दोनों पार्टनर में शेयरिंग करने के लिए। हेडिंग क्या देंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समी कैपिटल डेफिशिएंसी टू। ठीक है, अहमद को किस समय कितना आ रहा है? वो 30,000 रुपये इसके हैं, समी के 30,000 रुपये बांट दो, हाफ बांट दें। अहमद के समय कितना आ रहा है 15,000, और आमिर के समय भी कितना आ रहे हैं 15,000। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये कि समी का कैपिटल जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसको हम बग़ैर कुछ लिए दिए भेज देंगे बिज़नेस से।
अब जो आखिर में रिमेनिंग जो कैश वगैरह रह गया है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है, वो सिर्फ 2 पार्टनर्स को ही पैसे मिल जाएंगे, अहमद को और आमिर को, उनके कैपिटल बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट एंट्रीज़ है, रिक्वायर्ड तो एंट्रीज़ हैं, लेकिन पहले हमें क्या करनी थी, कैलकुलेशन करनी थी। क्योंकि अगर पेपर की फर्स्ट स्लाइड को मैंने देखा, आप देखें इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि कंप्यूटेशंस आर नेसेसरी, विदाउट कंप्यूटेशंस योर आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी इट मीन्स कि आपके जो आंसर हैं वो विदाउट कैलकुलेशन एक्सेप्टेड नहीं होते, मार्क्स डिडक्ट करेंगे। तो ज़रूरी है कि आप पहले कैलकुलेशन कर लें, और कोई भी ऐसी अमाउंट जो आपने कहीं से हासिल की है, कैलकुलेट की है, उसकी कैलकुलेशन करना ज़रूरी होता है। चले पहले एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट एंट्री अगर देखें, सेलिंग प्राइस देख लें कितनी है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 90,000 है। बुक वैल्यू कितनी है, 3,60,000 है। लॉस कितना आया, 2,70,000। एंट्री बनाते हैं। कारोबार में आया क्या, कैश, एक एसेट आया और एक एसेट गया। बिज़नेस में कारोबार में आया क्या, कैश कितने रुपए आया, 90,000। तो कैश डेबिट, एसेट में इजाफा हो गया, कैश डेबिट, और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट कम हो गया, अदर एसेट्स। कितने कम हो गए, 3,60,000। तो एंट्री क्या बनाएंगे, कैश डेबिट कितने से, 90,000 से। लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट करेंगे 2,70,000 से। अदर एसेट्स क्रेडिट करेंगे कितने से, 3,60,000 से। ठीक है, इसी तरह बात समझ में आ रही है कि कैश को हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि पैसे हमें कारोबार में मिले, एसेट्स कारोबार में आए, कैश कारोबार में आया। ठीक है, तो कैश भी डेबिट। सिर्फ रियलाइजेशन लिखे हैं तो गलत है, पूरा लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी डेबिट करें। तो एंट्री भी जाएगी कैश भी डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन भी डेबिट, और अदर एसेट्स क्रेडिट। एंड रिमेंबर वन थिंग कि लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह से अगर गेन होगा तो गेन हमेशा किस साइड पे रिकॉर्ड करें, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। गेन हमेशा क्रेडिट करते हैं, लॉस हमेशा डेबिट करते हैं। कैश मिला कितना आपको, 90,000 मिला। तो कैश मिला कितना, 90,000, पैसे लिए आपने। अदर एसेट्स बेचें तो बेच कर पैसे लिए, कैश डेबिट हो गया, लॉस भी डेबिट हो गया। अदर एसेट्स क्रेडिट, टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ अदर एसेट्स। ये पहले स्टेप की एंट्री है आपकी। नंबर 2 फिक्स एंट्री है, लायबिलिटी पे करनी है, और लायबिलिटी पे फुल पे की है आपने। कहीं लिखा हुआ है लायबिलिटी फुल पे की है, लिखा इसमें से लायबिलिटी पे करने की एंट्री में आपने बोला गया, नहीं बोला गया, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है ये बात कि जब फर्म को आप लिक्विडेट कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, तो ये 4 स्टेप पढ़ाए थे क्लास में, डिस्कस भी किए थे कि ये 4 स्टेप तो कंपलसरी हैं। अदर एसेट्स बेचने की एंट्री बनानी है, लायबिलिटी पे करने की एंट्री बनानी है, लॉस या गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनानी है, और आखिर में पार्टनर्स को पेमेंट करने की एंट्री बनानी है। तो उन्हीं में से नंबर दूसरी स्टेप की अकाउंट पेबल लायबिलिटी कितनी है, 20,000, लायबिलिटी पे कर दो। लायबिलिटी पे करने की एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट पेबल डेबिट 20,000, कैश क्रेडिट 20,000। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लॉस की वर्किंग आपने की है 90,000, 90,000, 90,000, तीनों पार्टनर्स को। एंट्री क्या होनी चाहिए, अहमद, आमिर और समी कैपिटल डेबिट, तीनों को डेबिट कर दें, और क्रेडिट कौन सा अकाउंट कर दें, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल डेबिट, लॉस ऑन रियलाइजेशन क्रेडिट। इससे क्या हुआ, लॉस अकाउंट वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। पहली एंट्री में डेबिट किया था, आज इस एंट्री पे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो इससे ये अकाउंट वाइंड अप हो गया। और लॉस ने क्या कर दिया, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट कर दिया। लॉस से कैपिटल क्या हो गए, कम हो गए या बढ़ गए, आई थिंक कम हो गए, तो इसको ऐसे लिखिएगा। नहीं, अगर गेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर गेन डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री ये नहीं बनेगी। गेन से कैपिटल बढ़ते हैं, और जब गेन से कैपिटल बढ़ते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, फिर एंट्री बनेगी गेन ऑन रियलाइजेशन डेबिट, अहमद, आमिर, समी कैपिटल सबके क्रेडिट। ठीक है, तो दोनों बातें ध्यान में रखें, कीप इन माइंड के लॉस होगा तो ये एंट्री, और गेन होगा तो दूसरी वाली एंट्री। चले लॉस भी हो गया, नंबर 3 हो गई। 1 2 3 4 पे आते हैं। 4 में मिस्टर समी के 30,000 नेगेटिव आ रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे, आपको हिसाब लगाया था। 15 दोनों पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है, ये वाली। ठीक है, दोनों पार्टनर्स ने 15 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एंट्री पास कर लें। क्या हो गया इससे, अहमद कैपिटल भी डेबिट, आमिर कैपिटल भी डेबिट, समी कैपिटल क्रेडिट। जब समी की कैपिटल को आपने क्रेडिट कर दिया तो इससे ये अकाउंट वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया। कैसे, 60,000 था, एक बार 90,000 डेबिट हुआ, और जब 30,000 से क्रेडिट कर दोगे तो वो अकाउंट खुद ही आपका वाइंड अप हो रहा है। समी का आप कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और इंक्रीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अकाउंट ख़त्म क्लोज़ हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी किस साइड पे होगा, डेबिट साइड पे होगा। ठीक है, लॉस इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया कि उसके हिस्से में जो कैपिटल था उसका
30,000 डेबिट में आ गया था, इसीलिए हमने क्या किया है, अहमद और आमिर के कैपिटल को कम किया जबकि समी के कैपिटल को बढ़ाया। ठीक है, अब लास्ट एंट्री पास कर लें। आखिरी वाली एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, फाइनल सेटलमेंट। अब सिर्फ पैसे बिज़नेस में अहमद और आमिर को मिलेंगे, सबको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक पार्टनर तो बिज़नेस से जा चुका है, इनसॉल्वेंट था, इसीलिए दोनों पार्टनर्स ने अपने अपने कैपिटल कम किए। अब ये बात का ख्याल रखिएगा कि अहमद का कैपिटल था 1,80,000, लेकिन 1,80,000 में से एक बार माइनस हुआ कितने से, अहमद 90,000 से, और एक बार माइनस हुआ कितने से, 15,000 से। 90,000 तो लॉस से माइनस हुआ और 15,000 जो है वो उसने समी को कंट्रीब्यूशन दी थी, उसकी वजह से माइनस हुआ। तो आखिर में रिमेनिंग कितना रह गया, आखिर में रिमेनिंग रह गया 75,000। ये आपने बहुत एहतियात से समझ के लिखना है। ठीक है, इसी तरह से देखें, मिस्टर जो आमिर हैं, इनका कैपिटल 1,60,000 था। 1,60,000 कैपिटल में से अगर देखो, एक बार माइनस हुआ 90,000 लॉस की वजह से आमिर कैपिटल, और एक बार माइनस हुआ डेफिशिएंसी समी को कंट्रीब्यूशन देने की वजह से। तो 90 15 दोनों माइनस कर दो, ये आखिर में रहेगा 55,000, और आखिर में 75 और 55 दोनों प्लस कर लो। टोटल कैश मेरे पास से क्रेडिट हो गया, कितने पर क्रेडिट हो गया, 1,30,000। ये दोनों पार्टनर्स को मिला के हमने कैश दे दिए। बट रिमेंबर वन थिंग कि अहमद को और आमिर को हमने कैपिटल मतलब पैसे इक्वल कैश बराबर नहीं दिए, जितना जिसका कैपिटल एट दी एंड रहा। ठीक है, द कैपिटल लेफ्ट इन द अकाउंट, जो कैपिटल इनके अकाउंट में रहा उनको उतने पैसे दिए। इसका कैपिटल 75 रहा तो इसलिए इसको 75 मिले, इसका कैपिटल आमिर का 55 रहा तो इसलिए 55,000 मिले। और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में एंट्रीज़ के साथ साथ टी अकाउंट पार्टनर्स की भी आते हैं, कैश अकाउंट भी आता है, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जब टी अकाउंट बनाएंगे तो टी अकाउंट में सबसे पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस 60,000 डेबिट साइड पे लिखिएगा, अहमद कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखिएगा 1,80,000, आमिर कैपिटल क्रेडिट साइड लिखिएगा 1,60,000, और समी कैपिटल भी क्रेडिट में लिखिएगा 60,000 से। फिर अपनी सारी एंट्री पोस्ट कीजिएगा। अब जिस बच्चे को अगर एंट्री पोस्टिंग करना आती है तो वो आसान तरीके से बिल्कुल टी अकाउंट सारी पोस्टिंग करके दिखा सकता है। चलिए, इसके सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, और नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए। थर्ड क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लें, रीडिंग कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, देखें सवाल को, समझें ज़रा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं, सिंगल एंट्री का सवाल है। मिस्टर हमाद अली, सोल ट्रेडर, मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑन सिंगल एंट्री बेसिस and closes its books of accounts on December 31st each year. He provided the following transaction: January 1st 2024 and December 31st 2024। देखें, दो तरह की आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कुछ इसी तरह का सवाल जो है वो 2023 में भी आया था। देखें, ठीक है, इट मीन्स कि इस तरह के सवाल जो है वो बार बार रिपीट हो रहे आ रहे हैं सिंगल एंट्री में। तो टोटल एसेट्स एंड टोटल लायबिलिटी एट स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन दें। जब हम एट स्टार्ट में से एट स्टार्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखेंगे तो हम कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करेंगे। और सवाल की रिक्वायर्ड भी अगर फर्स्ट पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट रिक्वायर्ड में यही लिखा हुआ है, कंप्यूट कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट दी एंड। चले पहले बता दूँ कैपिटल एट स्टार्ट कैसे मालूम करते हैं। सिंपल देखें, पहले हेडिंग दें, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड एट दी एंड। अभी एट दी एंड को छोड़ें, आप इसको देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। पहले यहाँ देखें, जनवरी 1st टोटल एसेट्स एट दी स्टार्ट कितने बताए थे इन्होंने, टोटल एसेट्स एट स्टार्ट 1,62,000। टोटल लाइब्रेरी एट स्टार्ट कितनी बताई है इन्होंने, 54,000। ये रहा टोटल लाइब्रेरी एट स्टार्ट कितनी बताई है, 54,000। क्या करते हैं आप, एसेट्स में से लाइब्रेरी को माइनस करते हैं, क्या आता है, कैपिटल एट स्टार्ट। जो 1,08,000 आंसर है क्या है, ये कैपिटल एट स्टार्ट। अभी अगर आप अपना फोकस जनवरी 1st वाले कॉलम पे करें, एक तरफ देखें बस, दूसरे वाले कॉलम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, उसको हम अभी आगे फर्दर पढ़ेंगे तो बताएंगे। फ़िलहाल जनवरी 1st वाले कॉलम में अगर देखें एट स्टार्ट की इन्फॉर्मेशन है, इस तरह कैलकुलेट की जा रही है। ये आ गए तीनों कैपिटल्स। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। आगे पढ़ते हैं। टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय एट दी एंड, साल के आखिर तक क्या हुआ, एसेट्स इंक्रीज बाय 78,000। अच्छा, इंक्रीज बाय का मतलब क्या होता है, यानी इतने रुपए से इजाफा हो गया। किस में इजाफा हो गया, एसेट्स में इजाफा हो गया। एसेट्स है कितने के आपके, 1,62,000। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान एसेट्स में इजाफा हुआ कितने रुपए से, 78,000 से। जब इतने रुपए का इजाफा हो गया
तो साल के आखिर में एसेट्स कितने हो गए, प्लस कर लो 1,62,000 प्लस 78,000 प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएंगे साल के आखिर के एसेट्स। इसी तरह से लाइबिलिटी एट स्टार्ट कितनी थी हमारे पास, लाइबिलिटी एट स्टार्ट थी 54,000, जबकि लाइबिलिटी के बारे में पढ़ें क्या लिखा हुआ है, एंड टोटल लाइबिलिटी डिक्रीज बाय, डिक्रीज कहते हैं कम हो गई, कितने रुपए कम हो गई, 24,000 कम हो गई। तो अगर 24,000 कम हो गई है माइनस कर दें, डिक्रीज़ का मतलब ये है कि लाइबिलिटी कम हो गई है, माइनस करके साल के आखिर में लाइबिलिटी मालूम करें। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ जाएं, पहले तो ये बताएं जो मैंने जो सेंटेंस बताया है इसको प्लस और माइनस समझ में आ गया जी। क्या करेंगे, एसेट्स एट स्टार्ट की रकम, ये रकम 1,62,000 में 78,000 एसेट्स इजाफा हो गया, बढ़ गया, प्लस करके एसेट्स निकालेंगे एट दी एंड, जो आंसर आया वो हमारे पास एसेट्स एट दी एंड आया। लाइबिलिटी एट स्टार्ट थी 54,000, लाइबिलिटी ड्यूरिंग द ईयर कम हो गई 24,000 से, इतनी रकम माइनस कर दें, ये रकम माइनस करेंगे तो लाइबिलिटी का आंसर आ गया 30,000। देखें ये रकम आ गई। अब आपके पास क्या है, एसेट्स एट दी एंड वाले हैं ये रहे, और लाइबिलिटी भी कौन सी वाली हैं, एट दी एंड वाली हैं। अब सिर्फ आपने क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्या मालूम करना है आपने, कैपिटल एट एंड, और कैपिटल एट दी एंड मालूम करने के लिए एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करना होगा। दोनों अमाउंट सवाल में गिवन नहीं थे, यही दोनों अमाउंट आपने केवल कैलकुलेट करनी थी। इन दोनों अमाउंट को आपने क्या किया है, कैलकुलेटर पे अगर प्लस माइनस करके भी मालूम कर लिया है तो भी ठीक है। कैपिटल बैलेंस आपका आंसर आ गया 2,10,000। ठीक है, ये काम करने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने जगह मांगा भी आपसे, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाई है, उससे पहले तमाम इन्फॉर्मेशन को एक जगह कंबाइन कर लें। क्या बनाए, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक, कैपिटल एट एंड, ड्राइंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एट स्टार्ट, ये सब बातों को एक जगह ला के कंबाइन लिख लें। ठीक है, वन बाय वन। कैपिटल एट दी एंड अभी मालूम किया अभी आपने, ये रहा 2,10,000 आंसर, ये ला के लिखते हैं 2,10,000। ठीक है, कैपिटल एट स्टार्ट ये रहा 1,08,000 आंसर आया, तो कैपिटल एट स्टार्ट का आंसर आया 1,08,000, दिस वन ये रहा। अब क्वेश्चन को पढ़ें, रीडिंग करें और ड्राइंग और इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट की इन्फॉर्मेशन सवाल में देखें, है तो ठीक है लिखें, नहीं है तो उसको नील कंसिडर करें। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर हमाद अली विड्रू 30,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, ये 30,000 बिजनेस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए हैं, इस अमाउंट को इग्नोर कर दें, क्योंकि ये पैसे कौन से वाले हैं, ये पैसे हमारे 30,000 जो है वो बिज़नेस यूज़ के लिए निकाले पैसे, तो लिहाजा इस इंफॉर्मेशन का हमारे सवाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसको इग्नोर कर दें, भूल जाए, नहीं है सवाल में ये। आगे बढ़ते हैं। एंड ₹2,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़, और 2,000 निकाले हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये ड्राइंग हो गई इसकी। तो ड्राइंग सिर्फ कितनी काउंट करेंगे, 2,000 काउंट करेंगे, वो पैसे तो कारोबार के इस्तेमाल के लिए निकालें, तो लिहाजा वो ड्राइंग नहीं है। इसी तरह से मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹20,000, ठीक है, ऑनर ने मज़ीद पैसे इन्वेस्टमेंट किए 20,000 रुपये की, ये आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। ड्राइंग सवाल में कितने रुपए दी हुई है, 2,000, इन्वेस्टमेंट कितनी बताई है, 20,000 रुपये की। अब आप अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एट दी एंड में क्या करते हैं, याद करें, ऐड करते हैं ड्राइंग, और लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट, लेस करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट। चारों बातें आपके पास कंबाइन एक जगह मौजूद हैं। जब चारों चीज़ें एक जगह मौजूद हैं मेरे पास, तो मैं किसी भी सवाल का प्रॉफिट या लॉस आसानी से मालूम कर सकता हूँ। एंड रिमेंबर वन थिंग कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये चार चीज़ में से कोई एक आ सकता है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट मालूम करने के लिए आ सकती हैं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आ सकता है, भाई कैपिटल एट दी एंड मेरे पास इतना है, ड्राइंग इतनी है, इन्वेस्टमेंट इतनी है, स्टार्ट इतना है, बताओ प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो भी आप कर सकते हैं मालूम। ये आ गया वारल, अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना रुपये आ रहा है, 84,000 आ रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं कि कौन कौन सी अमाउंट से प्रॉफिट बढ़ गया और कौन से अमाउंट से प्रॉफिट कम हो गया। अब ज़रा देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक्रूड रेंट अमाउंटेड ₹4,200। एक्रूड रेंट यानी कि रेंट के पैसे देने हैं, रेंट पेबल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में इजाफा होगा, बढ़ेगी तो फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। इससे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो इस इंफॉर्मेशन को माइनस करेंगे। प्री पेड इंश्योरेंस के पैसे हमने एडवांस दिए हुए हैं, अभी इसका बेनिफिट मिलना बाकी है, तो प्रीपेड एसेट है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसको ऐड करेंगे। और आखिरी वाला है डेप्रिसिएशन, से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो टोटल अगर देखें ओवरऑल 2 इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट को बढ़ा रही है और 2 इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट कम कर रही हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट को बढ़ा रही है उसको ऐड कर लें,
और जो इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट कम कर रही है उसको माइनस कर दें, आसान तरीका है। रेंट एक्सपेंस माइनस करें, डेप्रिसिएशन माइनस करें, देंगे कुल मिला के टोटल प्लस कर लें, माइनस कर देंगे, इस अमाउंट से माइनस कर दें, ये रह गया, और प्रीपेड ऐड कर लें, आखिर में नेट प्रॉफिट आ गया 76 में। प्लस पहले करें माइनस बाद में करें, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है, जैसा करना चाहें करें, बस नेट प्रॉफिट की रकम बिल्कुल ठीक एक्यूरेट आनी चाहिए। ये सवाल का ख़त्म हो गया। पे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, पढ़ लें, रीडिंग करने पहले देख लें, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। मिस्टर बदर, इमरान, सलमान 3 पार्टनर्स हैं। पहला कौन है? बदर, फिर कौन है? इमरान, फिर कौन है? सलमान। आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹72,000, $60,000 एंड $48,000 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस गिवन है। चलें डायरेक्ट पहले सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ लेते ताकि आपकी काम भी आसानी हो जाए। रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। समरी में समरी का सबसे पहला आपका कहने के स्टार्टिंग कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं? कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। समरी में सबसे पहले क्या रिपोर्ट करते हैं? कैपिटल बैलेंस रिपोर्ट करते हैं तीनों पार्टनर्स के, और डबल लाइन लगाई क्लोज कर देंगे। तो देखिए यही करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? पार्टनरशिप का नाम, पार्टनर्स के नाम है बदर, इमरान, सलमान, लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखें बदर, इमरान, सलमान पार्टनरशिप। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड एंडेड, एक कॉलम बदर, इमरान, सलमान टोटल, एंड हैंड टू हैंड क्या करते जाएंगे? हैंड टू हैंड बैलेंस करते जाएंगे। ठीक है, तो समरी में सबसे पहले क्या लिखना है आपने? कैपिटल लिखना है तीनों पार्टनर्स के, बदर कैपिटल, इमरान कैपिटल और सलमान कैपिटल, और हैंड टू हैंड डबल लाइन लगा दें। यहाँ पे देखें ये डार्क लाइन दिख रही है आपको, ये डबल लाइन लगी हुई है। अब इस डबल लाइन का मतलब क्या है? ये कैपिटल का अब नीचे वाले जो अमाउंट है इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, इसको प्लस माइनस नहीं करना। तो फिर क्यों लिखा हमने? मार्कअप वगैरह कैलकुलेट करना है ताकि हमें बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े। हमारे पास कैपिटल सवाल में लिखे होंगे तो हम आसानी से कैलकुलेट करके सकते हैं। कैपिटल के बैलेंस लिखने के फ़ौरन बाद क्या लेकर आएंगे आप? क्वेश्चन में देखें नेट इनकम, नेट लॉस दी हुई होगी। ये 1 2 3 4 सारे पॉइंट्स गिवन हैं, तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपने प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेट इनकम फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडेड गिवन है 1,60,000। ठीक है, ये प्रॉफिट लेके चलना है। नेट इनकम दी हुई है, चलिए लिखें नेट इनकम दी हुई है 1,60,000। टोटल में भी लिखें और बैलेंस में लिखें। टोटल में डबल लाइन लगा दें, बैलेंस में डबल लाइन ना लगाएं, यहीं से भी आप कंटिन्यू करना है तो लिहाजा यहाँ रहने दें। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं इसके बाद मिस्टर सलमान विल बी अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1,000। ठीक है, सलमान को हमने मंथली सैलरी अलाउ की है 1,000। अच्छा देखें क्वेश्चन में देखें स्टार्टिंग टाइम पीरियड बिजनेस का मेंशन नहीं है। ठीक है, और एंडिंग टाइम पीरियड मेंशन है कि हाँ भाई अकाउंटिंग पीरियड एंड कब हुआ है? December 31, 2024। अगर स्टार्टिंग पीरियड लिखा होता कि भाई उन्होंने मार्च में कारोबार शुरू किया होता या अप्रैल में या मई में या जून में, फिर हम मंथ्स को कंसिडर करते। इस वक्त में मंथली सैलरी को मैं पूरे 12 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ एनुअल में नहीं है, पर मंथ की चीज़ है। 1,000 महीने के, जब 1,000 एक महीने के तो मल्टीप्लाई बाय 12 लगा दें। और ये सैलरी सिर्फ किसको अलाउ की गई है? खाली सिर्फ सैलरी हमने सलमान को अलाउ की। और सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, पार्टनर को दिया है। ठीक है, तो ये सैलरी वो सैलरी नहीं जो फर्स्ट ईयर में आपने सैलरी एक्सपेंस पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में सैलरी एक्सपेंस पड़ा था, पार्ट जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट की जाती है, नहीं, यहाँ तो पार्टनर्स हैं, कारोबार में इन्वेस्टमेंट की है इन्होंने, और एज आ एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करने के एक मुआवजा मिल रहा है इनको, प्रॉफिट में से मुआवजा मिल रहा है। तो इसकी देखें सैलरी टू सलमान 12,000 सलमान वाले कॉलम में, तो टोटल भी कितना हो गया? 12,000 हो गया। और बैलेंस था कितना? 1,60,000 माइनस कर दें, 12,000 कम कर दें। प्रॉफिट है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कम होता जाएगा। ठीक है, तो 1,60,000 में से 12,000 माइनस कर दें, कितना रह गया? 1,48,000। ईच पार्टनर इज़ टू रिसीव प्रॉफिट एट द रेट 10% ऑन द कैपिटल बैलेंस। हर पार्टनर को उसके कैपिटल का 10% मार्कअप यानी कि इंटरेस्ट अलाउ किया। तो कितना है कैपिटल? 72,000, एक ज़ीरो कम कर दें, 10% निकालना है, तो 10% 7,200, इसका 6,000, इसका 4,800 प्लस कर लें। प्लस करने पे कितना आ रहा है? 18,000। टोटल प्रॉफिट 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो प्रॉफिट हमारा इस पे देखें ये लाइन हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। प्रॉफिट इससे पहले था कितना? इससे पहले प्रॉफिट था 1,48,000। अब 1,48,000 में से 18,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माइनस करते हैं।
ठीक है। जैसे जैसे प्रॉफिट बांटते जाएंगे प्रॉफिट कम होता जाएगा। कितना रह गया? 1,30,000। और मज़ीद पढ़ते हैं स्टार्टिंग और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो मिस्टर बाबर विल बी अलाउड अ कमीशन ₹10,000। अच्छा, कुछ लिखा हुआ है इसके आगे पर मंथ या नहीं ना, तो इट मीन्स कि वही कमीशन है ये, ठीक है। तो 10,000 हमने कमीशन भी अलाउ किया मिस्टर बदर को, यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, सही। और टोटल में भी कॉपी कर दें, 10,000 कॉपी कर दिया। और प्रॉफिट था 1,30,000 माइनस कर दें 10,000, कितने रहेगा? 1,20,000 रह गए। और लास्ट लाइन पढ़ लें, रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस को कैसे डिवाइड करते हैं? इट विल बी डिवाइडेड इक्वली। क्वेश्चन का देखें, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट को पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए आखिर तक। एक दफ़ा नहीं, 2 बार पढ़ना चाहिए, 3 बार पढ़ना चाहिए, ताकि उस क्वेश्चन में तमाम बातें उसको याद हो जाएं, समझ में आ जाएं। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप हर चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना होता है, टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन को आधा पूरा सॉल्व कर लिया और फिर बाद में जाके मालूम हुआ कि हमें क्वेश्चन में एक गलती मिस्टेक कर दी, फिर रिमूव करना या दोबारा स्टार्ट करना, टाइम वेस्टिंग होता है। इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ लिया करें। तो आखिर में रिमेनिंग प्रॉफिट को इक्वली बांट दें। चलें, क्वेश्चन में कर देंगे 1,20,000 है, तो 1,20,000 के हाफ 3 हिस्से कर दें। तो 3 हिस्से बना दें, 40,000 40,000 40,000। कैसे किया? 1,20,000 को डिवाइड बाय 3 कर दिया। जब डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो इसके हिस्से में भी कितने आएंगे? 40,000 40,000 40,000। टोटल में कितना आ गए? 1,20,000। प्रॉफिट क्या रहा? 0 रहा, ठीक है। आखिर में आप टोटल कर लें, और टोटल करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप प्लस कर लें। ऊपर लगा हुआ है कैपिटल पे डबल लाइन, तो लिहाजा इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करने की कोशिश मत कीजिएगा। डबल लाइन लगी हुई है, इसको रहने दें। यहाँ से स्टार्ट करें, प्लस करें, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बैठा ये भी प्लस करेंगे। प्लस क्यों? क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। हाँ, अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते तो फिर ये जो लास्ट अमाउंट है ये रकम माइनस की जाती सब में से, सबको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्लस करें, ये आ गया 57,200। प्लस करें, कितना होगा ये? 46,000। प्लस करें, कितना होगा ये? 56,000। अब एक रूल है हॉरिजेंटल वर्टिकल, दोनों तरफ प्लस कर लें। हॉरिजेंटल चेक कर लें, 57 46 56 प्लस करें, कितना होगा? 1,60,000 होगा। और वर्टिकल में यहाँ से भी चेक कर लें, 12 + 18 + 10 + 1,20,000, कितना होगा ये? 1,60,000 होगा। तो दोनों साइड से आखिर में अपना टोटल चेक कर लीजिएगा, हॉरिजेंटली वर्टिकली। आंसर आपका वही नेट इनकम से मैच करना चाहिए जो सवाल में ऊपर दी हुई है आपको। तो सवाल में आपको नेट इनकम कितनी दी हुई है? 1,60,000। तो आखिर में आपका आंसर भी कितना आ रहा है? 1,60,000 आ रहा है, सही। फर्स्ट रिक्वायर्ड कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट, मेक एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। अच्छा, फिक्स कैपिटल में किसे बोलते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं जब पार्टनर्स अपना कैपिटल नहीं चेंज करना चाहते, यानी वो चाहते हैं कि उनका कैपिटल जो हो फिक्स है, रिमेंस कांस्टेंट रहे, जैसा है वैसे ही रहे। तो फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा और ड्राइंग होगी, तो उससे बार बार कैपिटल तो चेंज होगा। जबकि आपने कहा कि प्रॉफिट और लॉस में वो अपना पार्टनर्स कैपिटल चेंज करना नहीं चाहते, तो फिर बेहतर ये है कि फिर हम सब पार्टनर्स के साथ क्या वर्ड लगाएं? करंट अकाउंट का वर्ड लगा देंगे। करंट अकाउंट एक अलग अकाउंट है पार्टनर्स इक्विटी का। अब जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो करंट अकाउंट में चले जाएगा। पार्टनर जैसे नाम लगा देंगे, मिस्टर बदर करंट, इमरान करंट, सलमान करंट, ठीक है। इससे ये होगा कि जो कैपिटल अकाउंट है वो फिक्स रहेंगे। एनीवे, चलो एंट्री बनाते हैं। फिक्स कैपिटल मेथड। प्रॉफिट को आपने कितने स्टेप में बांटा है? नंबर 1 सैलरी, मार्कअप प्रॉफिट, कमीशन एंड रिमेनिंग प्रॉफिट। 1 2 3 4 4 स्टेप में प्रॉफिट बांटा है। पहली एंट्री बनाते हैं, चले, ठीक है। आप क्या बांट रहे हैं? प्रॉफिट बांट रहे हैं। जब प्रॉफिट बांट रहे हैं तो किसी की भी एंट्री भी सैलरी के नाम से नहीं होगी। किसी भी एंट्री को आप मार्कअप नहीं कहेंगे, कमीशन के नाम से एंट्री पास नहीं होगी। कोई भी एंट्री कमीशन, प्रॉफिट या सैलरी के नाम से नहीं होगी। सारी एंट्री इनकम समरी के नाम से होंगी, ठीक है। इनकम समरी यानी एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। चले पहली एंट्री बनाते हैं। फर्स्ट वन हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? सैलरी दी है। सैलरी किसको दी है? ओनली सिर्फ सलमान को दी है। कितनी दी है? 12,000। उससे क्या होना चाहिए? इनकम समरी डेबिट एंड सलमान करंट क्रेडिट। देखिए एंट्री बनाएगी, क्या एंट्री बनेगी? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट 12,000 से, और सलमान करंट अकाउंट क्रेडिट कितने से? 12,000 से। टू रिकॉर्ड लिख दें, जो यहाँ पे नरेशन है, टू रिकॉर्ड सैलरी अलाउड टू सलमान। एक हो गई एंट्री। इस तरह 1 बाय 1 क्या करना है? प्रॉफिट बांटने की स्टेप बाय स्टेप एंट्री बनानी है।
एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, आखिर में जो रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट आया उससे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है तो हर दफ़ा उसकी एंट्री अलग अलग की जाए। सैलरी बांटने की एंट्री अलग, कमीशन की अलग, मार्कअप की एंट्री अलग और रिमेनिंग प्रॉफिट की एंट्री अलग। तो पहली एंट्री मैंने बना के दिखा दी आपको। अब ये सारी एंट्री ऐसी होंगी, देखो सबकी एंट्री में बोलेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, यानी इनकम समरी डेबिट। चलिए अगली एंट्री बोलिएगा। टोटल प्रॉफिट कितना बांटा आपने 18,000 और सबको कितना कितना दिया ये देखें मेरा काम। तो समरी को देखते जाएं और एंट्री बनाते जाएं। अब जो एंट्री बन रही है किसकी बन रही है? 10% मार्कअप, 10% प्रॉफिट। एंट्री क्या होनी चाहिए? इनकम समरी डेबिट कितने से? 18,000 से। बदर करंट क्रेडिट, इमरान करंट क्रेडिट एंड सलमान करंट क्रेडिट, सबके अकाउंट में करंट अकाउंट से इनको मार्कअप दे दिया जाए टू रिकॉर्ड मार्कअप अलाउड एट द रेट 10% ऑन कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है। थर्ड एंट्री देखें, कमीशन दिया है आपने, कमीशन दिया है, सैलरी दी है, क्या दे रहे हैं? प्रॉफिट दे रहे हैं। सैलरी एक नाम है, प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका है, नाम रखा हुआ आपने सैलरी कमीशन। अदरवाइज़ आप बांट क्या रहे हैं? एक्चुअल में हकीकत में आप क्या बांट रहे हैं? प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो इस 10,000 कमीशन देने की एंट्री क्या बनाएंगे? ये एंट्री बनाएंगे, इनकम समरी डेबिट एंड बदर करंट क्रेडिट। कितने से? 10,000 से। सब में करंट अकाउंट का वर्ड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कैपिटल्स क्या हैं? फिक्स्ड है। लास्ट लाइन पढ़ें क्या लिखा हुआ है? कैपिटल्स आर फिक्स्ड। और जिस सवाल में भी कैपिटल्स आर फिक्स का वर्ड लिखा होगा तो वहाँ पे जो एंट्री बनाएंगे तो करंट अकाउंट से एंट्री बनाएंगे। और ये वाला MCQ में भी आ सकती है ये बात कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड में प्रॉफिट लॉस कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं? तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है। लास्ट आपने क्या किया? रिमेनिंग प्रॉफिट दिया है 40,000, 40,000, 40,000, 1,20,000 सबको दिया। तो आखिरी एंट्री क्या बनाएंगे? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, बदर करंट, इमरान करंट, सलमान करंट क्रेडिट। देखिए मार्कअप जो है वो तीनों को मिला है इसलिए तीनों अकाउंट क्रेडिट कर दिए। सैलरी सिर्फ एक को मिली है इसलिए एक सिंगल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कमीशन सिर्फ एक को मिला है तो उसी पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और रिमेनिंग प्रॉफिट 1,20,000 सबको मिला है, सबके अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम, रिटेन अर्निंग का सवाल। ठीक है। पहले डायरेक्ट सवाल की रिक्वायर्ड पढ़ लें, उसी हिसाब से सवाल को स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट इनकम एंड एप्रोप्रिएशंस मेड आउट ऑफ द रिटेन अर्निंग। रिक्वायर्ड नंबर 2 में कहते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड। दो रिक्वायर्ड है, एंट्रीज़ बना के दिखानी है सारी, और एंट्रीज़ के अलावा जो है वो रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट मांगा है इन्होंने। और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ज़रा। फॉलोइंग इज़ द शेयर होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ मुदाबिर एंड कंपनी ऑन December 31st, 2024। फर्स्ट वन, अथोराइज कैपिटल गिवन है आपको। अथोराइज कैपिटल की कोई एंट्री नहीं पास करते हैं। अथोराइज कैपिटल एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप सिर्फ रीड करें, बस पढ़ें और पढ़ के उसको समझ लें बस कि अथोराइज कैपिटल के 1 लाख शेयर्स हैं, 10 लाख रुपीज़ का टोटल कैपिटल है 10 रुपये के हिसाब से। कंपनी को 1 लाख शेयर्स से रजिस्टर्ड किया गया है, परमिशन दी गई है कि वो इतने शेयर्स से हासिल कर सकते हैं। इशूड एंड पेड अप कैपिटल कितने शेयर्स हैं? 70,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये के हिसाब से 7 लाख इसका अमाउंट बनता है। रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन है 1,50,000। ये रिटेन अर्निंग का प्रीवियस बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, जो प्रीवियस ईयर से इस साल ट्रांसफ़र होके आया है। ठीक है। जर्नल रिजर्व्स का भी पहले से बैलेंस गिवन है 35,000। खैर ये 4 बैलेंस गिवन है ये, और आगे सवाल को रीड आउट करते हैं, पढ़ते हैं। December 31st, 2024 द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कंपनी का जो है वो शोड अ क्रेडिट बैलेंस, ये लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस ₹2,60,000। ठीक है। एंट्री हमारी स्टार्ट यहाँ से होगी। कंपनी अपना प्रॉफिट कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और प्रॉफिट पहले से एग्जिस्ट कहाँ पे करता है? इनकम समरी के अकाउंट में एग्जिस्ट करता है। तो कंपनी इसकी एंट्री क्या बनाएगी? इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, और इसकी एंट्री अमाउंट कितने से होगा? 2,60,000 से। तो 2,60,000 से एंट्री पास कर लें। इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। डेट मेंशन करना ज़रूरी है, जिस डेट को आपने ये ट्रांसफ़र किया है 2024 December 31st, यहाँ लिख दीजिएगा नंबर की जगह पर इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं डिक्लेयर्ड 5% कैश डिविडेंड। अब देखिए मेरे पास 2 अमाउंट है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल को देखें। सबसे काम की इन्फॉर्मेशन ये वाली है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल। ठीक है। कितने शेयर्स हैं?
टोटल अगर देखें 70,000 शेयर्स है और 7 लाख इसका अमाउंट बनता है। अब दो बातें यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें। परसेंटेज डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो ये इस पे कैलकुलेट करेंगे 7 लाख पे, और 7 लाख कितने ज़रूर लगे हमें 1 2 3 4 5, 7 लाख का निकालेंगे 5% तो इसकी रकम आएगी। कैश डिविडेंड की रकम कैलकुलेट करने के लिए 7 लाख का 5% कैलकुलेट करेंगे। जबकि नेक्स्ट में कहते हैं डिक्लेयर्ड स्टॉक डिविडेंड एट द रेट ₹1 पर शेयर। जब बात होगी पर शेयर की, अब आपने टोटल कॉस्ट नहीं देखनी है, अब आपने देखना है टोटल शेयर्स कितने हैं। टोटल कितने शेयर्स हैं 70,000 है, और 70,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई 1 से करें, ठीक है। अभी तो ₹1 है तो वही आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ₹2 हो, ₹3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या 1 से कम हो, 0.8 हो, तो फिर आंसर में फ़र्क पड़ेगा। एनीवे जो बात समझानी थी वो समझा दी कि परसेंटेज अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए शेयर्स को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कैपिटल को, और अगर पर शेयर का डिविडेंड दिया होगा तो उसके लिए नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों डिविडेंड आपको कैलकुलेट करने की एंट्री आनी चाहिए। एंट्री क्या बनाएंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट 7 लाख का 5% निकालें, कितना आ गया 35,000, एंट्री पास कर दें, ठीक है। रिटेन अर्निंग डेबिट कैश डिविडेंड पेबल, क्लास में ये बात डिस्कस की थी, बताया था कैश डिविडेंड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, इसके लिए पेबल का वर्ड लगाते हैं। और लायबिलिटी क्यों है, कल कंपनी इन फ्यूचर इसके बदले में कैश पे करेगी, पैसे देगी आपको, तो कंपनी के एसेट्स कम होंगे। जबकि स्टॉक डिविडेंड में पेबल का वर्ड नहीं लिखा हुआ। देखें एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट, कितने शेयर्स 70,000 शेयर्स, ₹1 पर शेयर, ₹1 पर शेयर, यानी ₹1 डिविडेंड दिया है 1 शेयर पे, तो टोटल डिविडेंड कितना बैठा आपने 70,000। एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट स्टॉक डिविडेंड क्रेडिट, इसमें पेबल का वर्ड नहीं मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं क्रिएटेड, या समटाइम्स वर्ड यूज़ करते हैं अप्रोप्रिएट, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, क्रिएट या अप्रोप्रिएट। क्रिएटेड रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन ₹10,000, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को, ठीक है, एक रिज़र्व के नाम से रिकॉर्ड कर लिया, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट। ये बात ध्यान में रखें कि रिटेन अर्निंग भी कौन सा अकाउंट है, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है, और रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन भी कौन सा अकाउंट है, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट है। तो कंपनी एक शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट से प्रॉफिट को दूसरे शेयर होल्डर इक्विटी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्लास में ये बात डिस्कस की गई थी, शेयर होल्डर्स की इंटेंशंस को हटाने के लिए तो कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग से निकाल लेती है और डिफरेंट रिजर्व्स के नाम से क्रिएट कर देती है। जर्नल रिज़र्व इज़ टू बी इंक्रीज बाय 15,000, जर्नल रिज़र्व ऑलरेडी मौजूद हैं 35,000 का, लेकिन अब वो कह रहे हैं जर्नल रिज़र्व में इजाफा कर दें। कितने रुपए का इजाफा कर दें, 15,000 रुपये का इजाफा कर दें, प्लस कर दें, यानी कि बढ़ा दें इसको। तो आपको इसको प्लस नहीं करना है, बल्कि अमाउंट इसी अमाउंट से एंट्री बनानी है। वो कह रहे हैं इंक्रीज बाय 15,000, जर्नल रिज़र्व को बढ़ा दीजिए 15,000 से, तो एंट्री कर लीजिए रिटेन अर्निंग डेबिट जर्नल रिज़र्व क्रेडिट। ये हो गई हमारी तमाम एंट्रीज़। अब चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट से पहले बताइए रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस सवाल में कितने रुपए गिवन है, 1,50,000, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। सबसे पहले कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द पीरियड एंडेड मेंशन करें। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, यहाँ से शुरुआत करेंगे। नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 2,60,000, जो पहली एंट्री आपने बनाई थी वो प्लस कर लें, प्लस कर लिया। टोटल प्रॉफिट कितना टोटल आ गया, ये आ गया 4,10,000, ठीक है। बातों को ध्यान में रखिएगा कि शुरुआत किससे किया, रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस, नेट इनकम प्लस किया, टोटल हो गया, और अब आप 1 बाय 1 जो है वो सबके माइनस कर दें। हमने रिटेन अर्निंग में से क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया, स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया, जर्नल रिज़र्व डिक्लेयर किया, और इसके अलावा रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन डिक्लेयर किया। इन सब को अमाउंट को प्लस कर लें, 1 बाय 1 प्लस कर लें, चारों को प्लस कर लें, 1,30,000, दोनों को माइनस करें, टोटल 4,10,000 में से 130 माइनस कर दें, ये आ गया रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस 2,80,000। और टी अकाउंट भी कुछ इसी तरह ही बनता है, और बस फ़र्क इतना होता है जो क्रेडिट साइड डेबिट साइड का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर ये बोलें क्रेडिट वो ना अकाउंट बना के दिखाओ, ये टी इसका टी अकाउंट है, इसका ओपनिंग बैलेंस शुरुआत यहाँ से करेंगे, 1,50,000 से स्टार्ट करेंगे,
2,60,000 क्रेडिट हो गया, प्लस कर लेंगे, जितनी बार कम हुआ सब डेबिट करेंगे। तो रिटेन अर्निंग का हमारा एंडिंग बैलेंस भी कितना आना चाहिए, 2,80,000 ही आना चाहिए। इस चैप्टर में ये 3 चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें आप, एंट्रीज, स्टेटमेंट एंड टी अकाउंट। जिसको टी अकाउंट बनाना आता है उसको स्टेटमेंट करना आता होगा, जिसको स्टेटमेंट करना आता है वो टी अकाउंट भी कर सकता है, और जिसको एंट्री करना आती है वो उसकी टी अकाउंट में पोस्टिंग भी कर सकता है। तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। चैप्टर को अच्छी तरह से समझ के पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीडिंग करें, पढ़ें। एक अच्छा थोड़ा सा मुश्किल सा सवाल दिया हुआ है, लेकिन इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, स्टूडेंट्स रीडिंग कर पूरे साल पढ़ते हैं, समझते हैं, और उनको हर तरह के सवाल समझाते हैं एंगल निकालने के, तो वो उनको पता होता है कि हाँ भाई ये सवाल किस तरह से आया है। चलें रीडिंग कर लें, पढ़ लें पहले। जी, जनवरी 1, 2025, सायरा, सलमा एंड सुम्बुल 3 पार्टनर्स हैं क्वेश्चन में। इन्होंने पार्टनरशिप एग्री किया, फर्म स्टार्ट की। कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशो गिवन है 2:3:4। अब देखें, इस तरह का सवाल सबसे मैं बता दूं कि फर्म का टोटल कैपिटल सवाल में दिया हुआ होता है, और फर्म का टोटल कैपिटल सवाल में दिया होता है तो फिर आपको हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट निकालना आसानी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ रेशो करते हैं, सबके जितने पार्टनर्स हैं सबके प्लस करें, और सबके प्लस करके मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन में आज ट्रिक है, और कि इस क्वेश्चन में आपको फर्म का टोटल कैपिटल गिवन नहीं है, बल्कि नीचे हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट गिवन है। ये पहला वाला पार्टनर सायरा की इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितने रुपए गिवन है आप देख लें। सायरा की इन्वेस्टमेंट ये तमाम ये लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्टनर दूसरा सलमा की इन्वेस्टमेंट गिवन है, उस पर उसमें आपको रिमेनिंग सफिशेंट कैश मालूम करना है। सुम्बुल की भी इन्वेस्टमेंट गिवन है, लेकिन उसमें भी आपको कैश मालूम करना है। यानी 2 पार्टनर तो ऐसे हैं कि जिसमें रिमेनिंग मज़ीद कैश कैलकुलेट करना है, और पहले वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल गिवन है। तो यही तो हम कहते हैं कि अगर किसी एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट मुकम्मल दी भी हो तो उस इंडिविजुअल पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से हम बाकी रिमेनिंग तमाम पार्टनर्स के कैलकुलेट आपके वो है कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन। सब पार्टनर्स की पहले कैलकुलेशन कर ली जाती है, डेटा बनाते हैं। नाम पहले किसका रही है, सायरा का, फिर किसका है, सलमा का, फिर कौन है, सुम्बुल, और रेशो किस में गिवन है 2:3:4। तो ये 2 रेशो किसका है, ये सायरा का, ये 3 किसके हैं, ये सलमा के, और ये 4 किसके हैं, ये सुम्बुल के। इसी तरह से आप लिखते हैं जैसे मैंने लिखवाया। देखें, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट पहले हम क्या कर रहे हैं, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन मालूम करने जा रहे हैं। पार्टनर्स के नाम सायरा, सलमा एंड सुम्बुल। रेशो क्या गिवन है, इसका 2 हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं। इन्वेस्टमेंट किसी एक पार्टनर की दी हुई है, और वो कौन है, ये सायरा की इन्वेस्टमेंट गिवन है। कैश कितने रुपए गिवन है, 3,20,000 प्लस 80,000 करें कितना होता है, 4 लाख प्लस 2 लाख करें कितना होगा, ये 6 लाख। तो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख। पहले वाले पार्टनर की सायरा की इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ गिवन है। अब रिमेंबर वन थिंग कि जो सायरा जो 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका अपना रेशो क्या बनता है, उसका अपना रेशो बनता है 2 हिस्से हैं ये। ठीक है, और फर्म के अगर काउंट करें कितने हिस्से बनते हैं, 4 हिस्से, 3 हिस्से, 4 और 2 कितने, 6, और 6 3 कितना होगा, 9। हमारी फर्म के टोटल 9 हिस्से हैं। उन 9 में से 2 हिस्से इसकी इन्वेस्टमेंट सायरा कर रही हैं, 3 हिस्से की इन्वेस्टमेंट सलमा कर रही हैं, और 4 हिस्से की इन्वेस्टमेंट कौन कर रही हैं, सुम्बुल कर रही हैं। अब इस बात को याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जिस पार्टनर की होती है हम उसको उसी की इन्वेस्टमेंट के रेशो में डिवाइड करेंगे। इस 6 लाख को हम डिवाइड 3 से नहीं कर सकते, हम गलत कर रहे हैं। 6 लाख को हम डिवाइड 4 से भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम गलत कर रहे हैं सवाल, क्योंकि 6 लाख जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है, सायरा की है, और वो 2 हिस्सों की रकम है। तो ज़रा ऐसे ही आपसे मुँह ज़बानी बात कर लेते हैं कि 6 लाख को अगर तकसीम करें, डिवाइड करें 2 हिस्सों, तो 6 लाख को अगर हम डिवाइड करें 2 हिस्सों में, तो एक हिस्सा कितने का आना चाहिए आपके हिसाब से, 3 लाख का आना चाहिए। यानी 6 लाख को अगर हमने डिवाइड किया 2, तो एक हिस्सा आया 3 लाख। अब एक हिस्सा 3 लाख का है, अब जिसके पास 2 हिस्से हैं तो वो 6 लाख लेकर आ गए, यानी 3 लाख के डबल करें, तो 3 लाख के डबल किए 6 लाख के होगा। ये रहे 6 लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, 3 लाख का एक हिस्सा, तो 2 हिस्से 6 लाख के, तो 3 कितने के होने चाहिए, 9 लाख रुपए के। यानी सलमा जो इन्वेस्टमेंट कारोबार में करेंगे वो कितने करेंगे, 9 लाख की।
अगली स्लाइड में इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, लेकिन पहले से ज़रा अपना दिमाग को भी चलाएं। 9 लाख की तो इसकी इन्वेस्टमेंट सलमा की आई है। अच्छा 3 लाख का एक हिस्सा, तो फिर जिसके पास 4 हिस्से हैं वो कितने लेकर आएगा? 12 लाख रुपए। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का एक हिस्सा पता हो तो आप बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने बोलें मालूम कर सकते हैं। तो 6 लाख को तकसीम किया 2 हिस्सों में, तो एक हिस्सा आया 3 लाख का, 3 लाख का एक, तो फिर 3 लाख के 2 मल्टीप्लाई करें 6 लाख। जिसके बाद 3 हिस्से हैं वो लेकर आएगा 9 लाख, जिसके बाद 4 हिस्से हैं वो लेकर आएगा 12 लाख। ये रहा सब कुछ आपके सामने। और अगर 9 हिस्से मल्टीप्लाई कर दें, अगर 6 लाख, ये तो सायरा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे गिवन है, हम 6 लाख पे हमने पहले दोबारा कैलकुलेट करके दिखा दी। असल फोकस करें इस चीज़ के ऊपर कि अगर टोटल फर्म की इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, जब 3 लाख का एक हिस्सा आया आपके पास, ये 3 लाख का एक हिस्सा आया कैसे? 6 लाख के 2 हिस्सों में डिवाइड किए, तो एक हिस्सा 3 लाख का। 3 9 कितने होते हैं? तो 3 9 होते हैं 27 लैक्स। यानी अगर आपको फर्म के 9 हिस्से मालूम करने हैं तो 27 लाख की इन्वेस्टमेंट। अगर आप वो 3 हिस्से वाले मालूम करने हैं कि जो सलमा है उसके पास 3 हिस्से की इन्वेस्टमेंट है, तो वो लेकर आएगी 9 लाख रुपीज़। और सुंबुल कारोबार में लेकर आएगी 4 हिस्सों की इन्वेस्टमेंट, 3 लाख का एक के साथ 4 मल्टीप्लाई 12 लाख रुपये होगा। ठीक है, अब फर्दर अगर देखें, दूसरा पार्टनर जो सलमा थी उसकी इन्वेस्टमेंट में एक चीज़ गिवन नहीं है, कैश गिवन नहीं है। फर्स्ट पार्टनर जो सायरा है उसकी सारी चीज़ें गिवन है सवाल में। सायरा कारोबार में क्या लेकर आई? कैश, मर्चेंडाइज और ऑफिस फर्नीचर। इसकी तो एंट्री करना भी बड़ी आसान सी बात है। कैश, मर्चेंडाइज, फर्नीचर क्या है? हमारे बिज़नेस के एसेट्स हैं। एसेट बर्ड है, एसेट बढ़ते हैं डेबिट होते हैं, तो एंट्री कर सकते हैं आसान तरीके से। कैश भी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, ऑफिस फर्नीचर भी डेबिट, एंड सायरा कैपिटल क्रेडिट। लेकिन सेकंड पार्टनर देखो, सलमा ने कारोबार में मर्चेंडाइज इन्वेस्ट किए 3,40,000, इक्विपमेंट इन्वेस्ट किया 4,60,000 एंड सफिशेंट कैश, बाकी उसने कैश इन्वेस्ट किया। तो कितना इन्वेस्ट किया? तो आसान सी बात यह कि उसका कैपिटल तो आपने मालूम कर लिया है। सलमा का टोटल कैपिटल आना चाहिए 9 लाख रुपए। 9 लाख में से उसकी गिवन इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। गिवन मतलब जो सवाल में दी हुई है, तो एक लाइन लिखें पहले, सलमा इन्वेस्टमेंट, सलमा कैपिटल शुड बी यानी कि 9 लाख होना चाहिए। और 9 लाख ये कहाँ से डिसाइड हुआ? यहाँ से, उसकी रेशो की, उसकी इन्वेस्टमेंट्स। आपने पहले एक पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से पहले फ़र्म का कैपिटल मालूम कर लिया, और फर्म की इन्वेस्टमेंट 27 लाख से बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स की भी इन्वेस्टमेंट मालूम कर ली। ठीक है, तो तीसरा ये मालूम क्यों नहीं करी? क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी सवाल में गिवन थी, उसके लिए मालूम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये आ गया रिमेनिंग फर्दर कैश, वो पार्टनर लेकर आएगी 1 लाख। कैसा डिसाइड किया? मर्चेंडाइज लेकर आए 3,40,000, ऑफिस फर्नीचर लेकर आया 4,60,000। दोनों को प्लस करें, कंबाइन करें, और दोनों को प्लस करके उसकी ये वाली इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। ठीक है, यानी कि ये माइनस कर देंगे तो ये आ गया फर्दर। ये 9 लाख उसको लाने थे, लेकिन वो लाई कितने? 8 लैक्स इन दोनों चीज़ों में, एसेट्स में। तो रिमेनिंग फर्दर वो कैश लेकर आएगी कितने? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, इसी तरह तीसरा पार्टनर सुंबुल, कारोबार में उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 12 लाख रुपए। अब 12 लाख की इन्वेस्टमेंट में अगर देखें, उसने सवाल में बताया था आपको, ये जहाँ इन्वेस्ट बिल्डिंग 10,50,000 एंड सफिशेंट कैश। तो सुंबुल ने कैश इन्वेस्ट किया कितना? पता नहीं, मालूम करनी है तो कैसे मालूम करेंगे? ऐसे करके सुंबुल की इन्वेस्टमेंट में सुंबुल कैपिटल शुड बी 12 लैक्स, लाने थे उसको 12 लाख रुपए, लेकिन बिल्डिंग वो लेकर आई है 10,50,000 रुपये की। तो फर्दर मज़ीद कैश मंगवाएंगे उससे कितना? 1,50,000 रुपये, तब जाके उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बराबर होगी। ठीक है, और दोनों पार्टनर्स की हमने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करके दिखा दी है, बता दी है। अब चलते हैं एंट्री की तरफ। फर्स्ट पार्टनर कारोबार में सब कुछ गिवन है, कैश भी गिवन है, इन्वेंट्री भी गिवन है, फर्नीचर भी गिवन है। आपने सिर्फ सायरा की एंट्री बोलनी है बस। कैश भी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, ऑफिस फर्नीचर भी डेबिट, सायरा कैपिटल क्रेडिट 6 लाख से, जो क्वेश्चन में आपको गिवन था। फर्स्ट वाले पार्टनर की इन्वेस्टमेंट हर चीज़ गिवन है, आपको कोई भी चीज़ में मालूम नहीं करनी है। हाँ, सेकंड पार्टनर, थर्ड पार्टनर की आपने फर्दर कैश वगैरह कैलकुलेट किया है, उसकी रकम आपको पता है यहाँ पर। सलमा कारोबार में क्या लेकर आई? कैश आपने मालूम किया बाद में 1 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 3,40,000, ऑफिस फर्नीचर 4,60,000। एंट्री बोलिएगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट भी डेबिट, कैश भी डेबिट, और सलमा कैपिटल क्रेडिट कितने से? 9 लाख रुपीज़ से। इसी तरह से थर्ड पार्टनर बिल्डिंग के साथ कारोबार मज़ीद क्या लेकर आई? कैश लेकर आई, कितना? 1,50,000 से। इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? बिल्डिंग भी डेबिट, कैश भी डेबिट, एंड सुंबुल कैपिटल क्रेडिट। टोटल कैपिटल कितना रिकॉर्ड करेंगे? 12 लैक्स, लाने थे 12 लैक्स, बिल्डिंग लेकर आई 10,50,000 की, कैश इन्वेस्ट करेंगे, मंगवाएंगे उससे
1,50,000 से। तो ये इस क्वेश्चन की खाली एंट्रीज रिक्वायर्ड थी, कोई बैलेंस शीट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को रीडिंग कर लें, पढ़ें, देखें और सिर्फ इसमें कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन मालूम करनी है। देखें, ऑन January 1st 125, Rao Saeed Corporation purchased the machine, list price 8 lakh rupees given है, subject to a trade discount 10% है, the terms were 2/10, N/30 and the payment was made within discount period। पेमेंट कंपनी ने डिस्काउंट पीरियड में की है। एडिशनल कॉस्ट गिवन है आपको, इंस्टॉलेशन, फ्राइट, फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करके दिखानी है, तरीका एक दफ़ा सीख लें। तो फर्स्ट वन शुरुआत किससे करते हैं, लिस्ट प्राइस। मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी बताई है उन्होंने, 8 लाख रुपीज़। जब फर्स्ट टाइम कोई शॉपकीपर आपको प्राइस इन्फॉर्म करता है उसे कहते हैं लिस्ट प्राइस, जो डिस्प्ले होती है, लगी हुई होती है, ठीक है। आप बार्गेनिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं उसके साथ, डिस्काउंट हासिल करते हैं, उस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। यानी एट द टाइम ऑफ बार्गेनिंग जो आपने डिस्काउंट अवेल किया, हासिल किया, वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस करते हैं। क्वेश्चन को अगर देखें इस तरह वन बाय वन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिस्ट प्राइस सवाल ने बताई है उन्होंने आपको 8 लाख रुपीज़ लिखती है, लेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दें, कैलकुलेट करें, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाई 100, 80,000 माइनस कर दें। यानी हमने 80,000 प्राइस उसी वक्त कम करवा ली है। तो मशीन हमें कितने की पड़ रही है, इनवॉइस प्राइस 7,20,000 की, और शॉपकीपर ने मज़ीद आपको डिस्काउंट देने का प्रॉमिस किया है अगर आप पेमेंट 10 दिन में पहले कर दें। यानी डिस्काउंट मिलेगा 2%, 2/10, N/30, ये क्रेडिट टर्म है, किस बात को इंडिकेट कर रही है, डिस्काउंट मिलेगा 2% अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर देते हैं विदिन 10 डेज़। बट आफ्टर 10 डेज़ आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको फुल पेमेंट करनी होगी जितनी हमसे बात हुई है। नॉट ड्यू पीरियड 30 दिन का है, 30 दिन में तो पेमेंट करनी ही करनी है आपको। और यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, कैश डिस्काउंट भी कंपनी ने डिस्काउंट विदिन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट की है, तो अवेल करना चाहिए। इसको माइनस करें कितने पे, 7,20,000 प्राइस थी हमारी इनवॉइस प्राइस, इसी पे निकालेंगे 2%, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, नॉट 10। बाद बच्चे क्या करते हैं, गलती से इसी को 10 कंसिडर कर लेते हैं, यानी 2/10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, गलत कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 नहीं, बल्कि 2% है, और ये 10 तो डेज़ हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, 14,400। मज़ीद माइनस कर दें, कितने रहेगा, 7,05,600। दिस इज़ नेट कैश प्राइस। तो एक बार रिवाइज़ कर लें, नेट कैश प्राइस तक कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करने के बाद क्या आएगी, इनवॉइस प्राइस, फर्दर कैश डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वो नेट कैश प्राइस। एडिशनल कॉस्ट, मशीन को उसकी लोकेशन तक लाने के लिए, लाके फ़र्स्ट टाइम रेडी फॉर यूज़ करने के लिए और मज़ीद एक्सपेंसेस किए हैं। लेकिन वो जो सारे एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस नहीं है, बल्कि वो उस मशीन का पार्ट है, उस एसेट का हिस्सा है। उन सब को आपने कैपिटलाइज़ करना है, तो शामिल करना है मशीन कॉस्ट में। लेकिन वो जो नेसेसरी हों, ज़रूरी हों। फर्स्ट वन, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग ज़रूरी है, इसके बगैर मशीन जो है वो काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। फ्राइट चार्जेस ज़रूरी है, बगैर फ्राइट चार्जेस के, ट्रांसपोर्टेशन के मशीन उसकी लोकेशन तक नहीं आएगी, ये भी ज़रूरी है। हाँ, 3 इयर्स फायर इंश्योरेंस का ताल्लुक जो है मशीन के स्टार्ट करने से, लाने से, लगाने से नहीं है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप पे करना चाहें करें, नहीं करना चाहें नहीं करें, उसके बगैर भी मशीन जो है पहुंच जाएगी और काम भी स्टार्ट कर देगी। तो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये भी नेसेसरी एक्सपेंडिचर है। जस्ट लाइक इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, वो भी नेसेसरी होता है। तो इसी तरह से इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो इंश्योरेंस जो इन ट्रांजिट का हो, रास्ते का, सफ़र का इंश्योरेंस, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर लें, बाकी एक को हटा दें वहाँ से, वहाँ शामिल नहीं करेंगे। इंस्टॉलेशन, फ्राइट चार्जेस, इंश्योरेंस ट्रांजिट प्लस कर लें, कितना होगा टोटल, 44,400। अब 44,400 और ये 7,05,500, दोनों कॉस्ट को प्लस कर लें, कंबाइन करें, प्लस करें, कितना होगा फाइनली कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी पड़ रही है आपको, 7,50,000। वैसे आपने नेट कैश प्राइस कितने की परचेज़ की थी, 7,05,600 की परचेज़ की थी। लेकिन जगह पे लाने के बाद, मज़ीद एक्सपेंसेस देने के बाद मशीन कितने की पड़ रही है आपको टोटल, फाइनली 7,50,000 से। ये हो गया सेक्शन बी हमारे तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस।
सेक्शन सी में आते हैं। 40 मार्क्स 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं ऑन October 1st 2022 रज़ा एंड कंपनी परचेज एन ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹2 लाख विद सैलवेज वैल्यू ₹20,000 यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। क्या कंपनी क्लोजेज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 December ईच ईयर। अब रिक्वायर्ड करते हैं, जो रिक्वायर्ड है वही काम करते जाएँ, ठीक है। सवाल तो आपने पढ़ लिया, रिक्वायर्ड पढ़ना है। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 December 22, 23, 24 यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। 3 सालों का कैलकुलेट करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन। क्लास में करवाए भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखें, October 1st को मशीन परचेज़ की है 2022 में, तो सिर्फ पहले साल में मंथ्स को लाजमी कंसिडर कीजिएगा। बाद वाले ईयर्स में मंथ्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ पहले साल में डेट ऑफ परचेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मशीन जनवरी में ख़रीदी है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो बड़ी आसान तरीके से क्या है 3 साल का कैलकुलेट कर देंगे, दिखा देंगे डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले आपको। एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि ईयरली डेप्रिसिएशन, ईयरली बोलें एनुअल बोलें एक ही बात है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट कितनी बताई है उन्होंने 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी बताई है 20,000, लाइफ कितनी बताई है 10, ठीक है। इन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया अब, ठीक है। वरना हम लोग क्या करते हैं, एक शेड्यूल ड्रॉ करते हैं और उस शेड्यूल में ईयर्स कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन मालूम करके दिखाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी तरह अगर डायरेक्ट कर लें, बस फॉर्मूले को अलग से मेंशन करना ज़रूरी है। फॉर्मूले के बगैर डायरेक्ट लिखेंगे नंबर कटेंगे, फॉर्मूले को लाजमी लिखें। 2022, 23 और 24 ये 3 सालों को कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, स्क्रैप 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। आंसर क्या है 18,000 इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन। 18,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है। मशीन को पहले साल आपने पूरा साल नहीं चलाया, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मशीन को सिर्फ 3 मंथ्स यूज़ किया, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स में आना चाहिए। अगर मशीन जनवरी में ख़रीदी होती, पूरे साल चलाई होती, तो फिर तो हम एक्सपेंस में 18,000 लिख लेते, अभी नहीं लिख सकते। कन्वर्ट करें, कितना आ गया 4,500। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 4,500। 2023-24 इन दोनों सालों में आंसर कितना आएगा 18,000। अगेन दोबारा से ये वाली वर्किंग नीचे रिपीट करें, लिखें, दोबारा लिख के दिखाएं इसको, ठीक है। ये लाजिम है, मस्ट है, कंपलसरी है कि उसको दोबारा से एक बार और दोबारा लिख के दिखाएं। ऐसे करके दोबारा लिख के दिखाएं 3rd ईयर में इस तरह से। क्या लिख के दिखाएं, कॉस्ट 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10, फिर लिख के दिखाएं, फिर दोबारा लिख के दिखाएं कॉस्ट 2 लाख माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10, इस तरह से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन से इन 3 ईयर्स का कैलकुलेट करके दिखाना है। ये हो गया कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा, अब के बाद कह रहे हैं यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 20% पर ईयर दिया हुआ है आपको, ठीक है। डिमिनिशिंग दिया हुआ है आपको, सवाल में रेट दिया जाएगा, ठीक है। नहीं दिया हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसके लिए। फ़िलहाल भी क्वेश्चन में रेट गिवन है तो हम उसके लिए परेशान नहीं होते हैं। 20%, चलें इससे स्टार्ट कर लेते हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, फॉर्मूला क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट में से क्या माइनस करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन ख्याल कीजिएगा 2022 मशीन का पहला साल है, मशीन फ़र्स्ट टाइम परचेज़ की है 2022 में, तो इससे पहले तो मशीन इस्तेमाल ही नहीं करी, चलाई नहीं है, यूज़ भी नहीं की है, तो लिहाजा इस मशीन का प्रीवियस पहले से कोई भी डेप्रिसिएशन मौजूद नहीं है। डायरेक्ट शुरुआत कहाँ से करेंगे, 2 लाख से स्टार्ट करेंगे। रेट कितना दिया हुआ है 20%, अप्लाई करें 2 लाख का 20%, आंसर आया 40,000। ये 40,000 क्या है, ये 40,000 एनुअल डेप्रिसिएशन है। अगर आपने इस 40,000 रुपये को एक्सपेंस कंसिडर कर लिया तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि मशीन को पहले साल आपने पूरे साल यूज़ नहीं किया, ओनली 3 मंथ्स यूज़ किया, तो 40,000 को मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। देखिए सेम यही वर्किंग आपने स्ट्रेट लाइन में भी की थी, मल्टीप्लाई बाय 3/12। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, पहले साल के लिए मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो 2022 का जो एक्सपेंस है वो कितने रुपए है 10,000। अगर आपसे कहें कि भाई 2022 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करें तो आपकी एंट्री कितने से होनी चाहिए, 10,000 रुपये से, ना कि 40,000। 10,000 से आप जिस एंट्री क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दोबारा पहले साल का एक्सपेंस कितना आ गया 10,000, तो मशीन का जो एक्यूमुलेटेड वो भी कितने रुपये होगा 10,000 होगा। बुक वैल्यू मालूम कर लेते हैं, और बुक वैल्यू का फॉर्मूला याद रखें, कॉस्ट कितनी है 2 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 10,000, तो 2 लाख में से 10,000 माइनस कर तो कितना रह गया 1,90,000। देखें स्ट्रेट लाइन में हमने बुक वैल्यू वाला कॉलम नहीं बनाया था,
ज़रूरत भी नहीं थी हमें आगे, ठीक है, मालूम करने की, बनाने की। लेकिन हाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में बुक वैल्यू वाला कॉलम लाजमी बनाइए, ताकि हर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसी रकम पे कैलकुलेट होगा। किस पे होगा? बुक वैल्यू पे होगा। तो 2022 के एंड पे बुक वैल्यू कितनी आ रही है? 1,90,000 आ रही है। इस अमाउंट को उठाएं और इस अमाउंट को यहाँ से लेकर यहाँ ले आएँ डायरेक्ट, ठीक है। आई बात समझ में कि बुक वैल्यू क्या करेंगे? बुक वैल्यू को यहाँ ले आएंगे नेक्स्ट ईयर का। हर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन किस पे निकालेंगे? बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। चले मालूम कर लें कैसे करेंगे। 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। अब की बार कन्वर्जन नहीं करेंगे, अब की बार मशीन को पूरे साल इस्तेमाल किया आपने, सिर्फ पहले साल में मिड ऑफ द अगर परचेज़ किया है तो 2 मंथ्स में देखेंगे, वरना उसके बाद पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। ये आ गया 38,000 इस साल का एक्सपेंस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें हर साल का एक्सपेंस सेम नहीं आएगा, इसमें हर साल का एक्सपेंस डिफरेंट आएगा, और इसका नाम है डिमिनिशिंग। तो बुक वैल्यू हर साल कम होती जाती है, तो इसीलिए हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कम होता जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये आया 38 और ये आया 30, तो 38 और 30 में अमाउंट डिक्लाइन किया है, इसीलिए इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हर साल के एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन की तरह कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें स्ट्रेट लाइन में हर साल का एक्सपेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन डिमिनिशिंग में अमाउंट डिक्लाइन करता है। चले पहले तो बताएं, 38,000 समझ में आ गया, इसको मल्टीप्लाई बाय किया, ये आ गया। एक्यूमुलेट किसे कहते हैं? प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन और इस साल का एक्सपेंस। प्रीवियस ईयर कितना है? 10,000। इस साल का एक्सपेंस कितना है? 38। दोनों प्लस कर लें, कितना होगा ये? 48,000। टोटल 2 सालों में मशीन कितनी डेप्रिशिएट हो गई? 48,000 हो गई, यानी कि इन 2 ईयर्स में मशीन कुल मिला के डेप्रिशिएट हुई है 48,000। बुक वैल्यू मालूम कर लें। कॉस्ट फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, माइनस करते हैं 48,000, कितने रहेगा? 1,52,000। यही वैल्यू उठाएं और नेक्स्ट ईयर ले आएँ, नेक्स्ट ईयर ला के लिखें, फिर मल्टीप्लाई करें 20%। प्रैक्टिस करने के लिए आप ख़ुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आया 30,400। अगेन दोबारा प्लस करें, ठीक है। पिछले साल का मशीन का एक्यूमुलेट कितना है? 48,000 है, और इस साल का जो एक्सपेंस है वो कितना है? 30,400। देखिए इन्होंने साइड में वर्किंग भी करके दिखाई है आपको कि ये 48 प्लस 30 को ऐड करके फिर बनाया 78,400। तो आप चाहें तो पेंसिल से नोट कर सकते हैं ये तमाम बातों को। आखिर में एट दी एंड बुक वैल्यू मालूम कर लें। आसान तरीन फॉर्मूला है, कॉस्ट वही 2 लाख रुपये है और एक्यूमुलेट माइनस करते हैं बुक वैल्यू के, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड हमने दूसरी भी कर ली। रिक्वायर्ड 3 में कहते हैं पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से कौन से ईयर की? 2024 की। 2024 की एडजस्टिंग एंट्री भी करके दिखाएं, क्लोजिंग एंट्री भी करके दिखाएं। तो 2024 की रकम कितनी आ रही है? देखें ये रहा। 22 की रकम 4,500, 23 की रकम 18,000 और 24 की रकम भी कितनी है? 18,000 रुपये। स्ट्रेट लाइन में हर साल का अमाउंट कॉन्स्टिट्यूट होता है, तो इसी 18,000 से एंट्री बनानी है 2024 की। क्या एंट्री बनानी है? एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? 2024 लिखें दोनों जगह पे। एडजस्टिंग एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और क्लोजिंग एंट्री क्या पढ़ाई है? इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। प्रॉपर जर्नल मेंटेन करें, लाइनें ड्रॉ करें, कंपनी का नाम लिखें, हेडिंग दें, कौन से मेथड से कर रहे हैं वो भी लिखें, क्योंकि एक सवाल में अगर 2 डिफरेंट मेथड होंगे तो फिर आपको दोनों अलग अलग मेंशन करना ज़रूरी है। अनवर, जमाल, कमाल 3 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, प्रॉफिट लॉस एक इक्वली बांटते हैं। पहले इस क्वेश्चन को रीडिंग करें, पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। January 1st, 2025, they decided to admit Ghani as a new partner in the firm. बैलेंस शीट गिवन है बिफोर द एडमिशन ऑफ गनी। गनी के एडमिशन से पहले आपको बैलेंस शीट गिवन है। कैश, रिसीवर, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट गिवन है। अकाउंट पेबल, अनवर कैपिटल, जमाल कैपिटल और कमाल कैपिटल, ठीक है। अनवर, जमाल और कमाल 3 पार्टनर्स हैं पहले से, और एक चौथे पार्टनर हम किसको ऐड कर रहे हैं? गनी को एडमिशन दे रहे हैं। अब जैसा केस बोलेंगे हम वैसी ही कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। जला एंट्री बनानी है। गनी बिज़नेस में एक नया पार्टनर कारोबार में आया है। हर केस में सेपरेटली क्या करना है आपने? वर्किंग करके दिखानी है, एंट्री बना के दिखानी है। केस 1 में आते हैं। गनी इन्वेस्ट सफिशिएंट कैश फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। बहुत ही आसान सी बात कि तीनों पार्टनर्स कैपिटल हैं, सबका कैपिटल कितना लगा है? 50 कितना होगा? 1,50,000, ठीक है। तो बात को ज़रा समझिएगा कि 3 पार्टनर्स कारोबार में हैं, तो 3 पार्टनर्स कारोबार में हैं। ये क्या कह रहे हैं कि नया पार्टनर फर्म में कितने के लिए आया है? 1/3 के लिए आया है। जब फर्म में 1/3 के लिए आया है तो आप सपोज़ कर लो फर्म के 3 हिस्से बना लो। देखो ये आ गए हमारी फर्म के 3 हिस्से, हमने फर्म के 3 हिस्से बना लिए, 1, 2, 3।
ठीक है, 1, 2 और 3, ये हमारी फर्म का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है, प्रेस कर लो, 50 कितना होगा, 1,50,000 होगा। 1,50,000 जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर फर्म में 1/3 के लिए आ रहा है। फर्म के 3 हिस्से हैं, ये ख्याल कीजिएगा, फर्म के 3 हिस्से तो हैं, 3 में से एक हिस्सा नया पार्टनर लगा रहा है। जब फर्म के 3 हिस्से में से एक हिस्सा नया पार्टनर लगा रहा है तो बाकी कितने हिस्से रह गए, 2 हिस्से रह गए। तो जो 1,50,000 रुपये हैं ये इन 2 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, ना कि 3 हिस्सों में। ये 1,50,000 फर्म के 2 हिस्सों में डिवाइड करें। आप बोले नहीं पार्टनर तो 3 है, तो पार्टनर्स 3 हों 4 हों जितने भी हों वो तो देखा जाता है। नया पार्टनर आ कितने के लिए रहा है, नया पार्टनर कारोबार में आ रहा है 1/3 के लिए। ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल लगा हुआ है 1.5 लाख। हम क्या चीज़ चेक करना चाह रहे हैं, हमें देखना है कि इसका सफिशेंट अमाउंट कितना होना चाहिए, उसको कितने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोबारा चलें, 1.5 लाख के 2 हिस्से में डिवाइड कर दें। जब 1.5 लाख के 2 हिस्से किए तो एक हिस्सा कितने का आया, 75,000 का है। यानी जब एक हिस्सा 75 का है तो फिर दूसरा 75 कितना होगा, 1.5 लाख होगा। तो फिर नया पार्टनर भी कितने इन्वेस्ट करेगा, 75 इन्वेस्ट करेगा। तो 75 1.5 लाख। जब नया पार्टनर भी 75 इन्वेस्ट करेगा तो फर्म का कैपिटल 2,25,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तमाम बातों को आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर नया पार्टनर फर्म में 1/3 के लिए आ रहा है तो आप सबको पता है कि फर्म के 3 में से एक हिस्सा निकाल दें, तो 3 में से 2 हिस्सा ओल्ड पार्टनर के हो गए। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। 2/3 इंटरेस्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स है, उनका अपना कैपिटल लगा हुआ है, 1 का 50, 1 का 50, 1 का 50 कितना होगा, 1.5 लाख होगा। डबल लाइन लगा दें। क्या मालूम करना है, फर्म का टोटल कैपिटल मालूम करना है। ये 1.5 लाख कितने हिस्सों को शो कर रहा है, 3 हिस्सों को शो कर रहा है या 2 हिस्सों को शो कर रहा है। तो अभी आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाई थी, फर्म के 3 में से एक हिस्सा तो नया पार्टनर का है, तो ये 1.5 लाख फर्म के 2 हिस्सों को शो कर रहा है। तो डिवाइड भी किससे करेंगे, 2 में। और हमें निकालने हैं फर्म के सारे हिस्से, तो फर्म के 3 हिस्से निकालने हैं। तो डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। डिवाइड बाय 2 किया तो एक हिस्सा कितने का आया, 75,000 का आया। जब एक हिस्सा 75 का है तो 2 हिस्से होगा 1.5 लाख के, और 3 कितने का होगा, 2,25,000 के होगा। ये आ गया 2,25,000। ये 2,25,000 क्या, न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट करने के बाद फर्म का टोटल कैपिटल 2,25,000 होना चाहिए। नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, तो फर्म के कैपिटल में 1/3, तो फर्म का कैपिटल कितना है, 2,25,000, उसका 1/3 मालूम कर लो। तो 2,25,000 का 1/3 मालूम किया कितना है, 75,000। पहले केस की एंट्री बना दें। वर्किंग मैंने करके दिखा दी ऊपर आपको, जब वर्किंग करके दिखा दी, एंट्री बनानी है, कैश डेबिट यानी कैपिटल क्रेडिट 75,000 से। ये पहला केस कंप्लीट हो गया। दूसरे केस में आते हैं। इसके अलावा एंट्री के अलावा कोई और इन्होंने बैलेंस शीट वगैरह नहीं मांगी। अगर मांगते तो बैलेंस शीट भी बनाना बड़ी आसान सी बात है। कैश में कैश जमा कर लें, कैश पहले था 78,000, बाद में कैश लेकर आया 75 जमा कर लें, ये हो गया। कल तक हमारी बैलेंस शीट में 3 पार्टनर्स थे, अब 4 पार्टनर आएंगे, अनवार, ठीक है, जमाल और कमाल। सब के कैपिटल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया 75, तो बैलेंस शीट में एसेट में भी इजाफा हो गया, इक्विटी में भी इजाफा हो गया। बाकी रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट वैसी के वैसे ही रहेंगे। अगर आपसे रिक्वायर्ड करते हैं बैलेंस शीट भी, तो बिफोर एग्ज़ाम प्रैक्टिस भी कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ गई तो आपको बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। गनी इन्वेस्ट कैश ₹6,000 एंड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग ₹18,000। 2 चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, कैश इन्वेस्ट किया, मर्चेंडाइज इन्वेस्ट की है, फॉर 1/5 इंटरेस्ट के लिए इन द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के टोटल कैपिटल में। और बोनस मेथड करने को बोल रहे हैं आपसे, तो 2 इन्वेस्टमेंट आ गई, परेशान ना हो। अगर 2 इन्वेस्टमेंट भी आ गई तो कोई बात नहीं, बात तो वही है कि टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। तो गनी की टोटल इन्वेस्टमेंट सवाल में जो गिवन है वो क्या है, कैश 6,000 और मर्चेंडाइज 18,000। 18 + 6 करें कितना होगा, 24,000। तो गनी की टोटल इन्वेस्टमेंट 18,000 है, सॉरी 24,000 है। ठीक है, कितने के लिए आया, 1/5 के लिए आया। बोनस मेथड की तो वर्किंग बहुत ही आसान बताई थी, क्लास में डिस्कस किया था। देखें, बोनस जब भी आएगा शुरुआत यहीं से करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे पहले ओल्ड पार्टनर कैपिटल सबके लिए आए, 50 कितना होगा, 150। नया पार्टनर कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितने रुपए कर रहा है, 24,000। अभी डिस्कस किया था, बताया था कि वो 6,000 कैश और मर्चेंडाइज 18,000, तो दोनों प्लस करें कितना होगा, 24,000। ये आ गया टोटल फर्म कैपिटल। बोनस मेथड की वर्किंग ऐसे ही की जाएगी, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो। ठीक है, बस आपने बोनस में ये ख्याल करना होता है कि नया पार्टनर लाया कितने और उसको लाने कितने थे, बस उस वक्त आपको अपना थोड़ा सा
दिमाग को हाजिर रखना है, बाकी तो शुरुआत तो ऐसे ही करेंगे। ये आ गया टोटल फर्म कैपिटल। अब सिंपल अपने टोटल फर्म कैपिटल का न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आया है ये वाले केस में, उससे पहले 1/3 के लिए आया था, इसमें 1/5 के लिए आया, तो 1/5 मालूम कर लो। 1,74,000 का 1/5 मालूम करो, कितना आ रहा है 34,800। ये क्या बता रहा है कि फर्म के टोटल कैपिटल 1/5 के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्ट करने चाहिए थे 34,800। वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है 24,000। खुद मैच करो आपस में, देखो 34 लगाने थे उसको, लाने थे, लेकिन लाया कितना 24,000। कम लेकर आया, जी हाँ कम लेकर आया। तो ये इन्वेस्टमेंट कैसी है, लेस देन इन्वेस्टमेंट में बोनस किसको होता है, न्यू पार्टनर को होता है, तो बोनस न्यू पार्टनर को ही हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस रेशो सवाल में मेंशन किया हुआ, देखें इक्वली बांटते हैं, ये लिखा हुआ। तो ये जो बोनस की रकम आई है 10,800 की 3 हिस्से कर लें। जब 10,800 के 3 हिस्से करेंगे तो हर एक हिस्से में कितने कितने आएंगे, 3,600, 3,600, 3,600। अब एक बात का ज़रा ख्याल रखिएगा कि नया पार्टनर कारोबार में कैश लेकर आया 6,000, इन्वेंट्री लेकर आया 18,000। कैश और इन्वेंट्री ये इसकी इन्वेस्टमेंट काउंट हो गई। ठीक है, मंगवाए हमने उससे कितने हैं 24,000, लेकिन हम उसका कैपिटल कितना लिखेंगे 34,800 लिखेंगे। तो बताइए ज़्यादा लिख रहे हैं कम लिख रहे हैं, ज़्यादा कैपिटल लिख रहे हैं, मंगवा उससे हम इन्वेस्टमेंट कम रहे हैं। ठीक है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम है और उसका हम कैपिटल ज़्यादा लिख रहे हैं। और बोनस टू न्यू पार्टनर, तो इट मीन्स के बाकी रिमेनिंग पार्टनर को अपने अपने कैपिटल क्या करने होंगे, कम करने होंगे, तो ही तो उसको बोनस देंगे। यानी न्यू पार्टनर से हम पैसे इन्वेस्टमेंट कम मंगवा रहे हैं, कैश भी डेबिट, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी डेबिट, बाकी सब के भी डेबिट करो। डेबिट क्यों, क्योंकि बोनस न्यू पार्टनर को हुआ है। नया पार्टनर के अकाउंट में ज़्यादा पैसे क्रेडिट करने हैं, 24,000 रुपये क्रेडिट नहीं करने हैं, तो ज़्यादा पैसे क्रेडिट करने हैं तो फिर ओल्ड पार्टनर को भी अपने अपने कैपिटल की कुर्बानी देनी होगी, कम करने होंगे। तो एंट्री समझ में आ गई आपको। लास्ट कहते हैं गनी इन्वेस्ट कैश 60,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट इन द टोटल कैपिटल एंड इज़ क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ये सेंटेंस तो आप याद कर लें कि जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में नया पार्टनर कारोबार में आया है, अगर उसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे उसी की एंटायर इन्वेस्टमेंट से, मुकम्मल इन्वेस्टमेंट से, तो ये जो मेथड है आपको गुडविल मेथड, ठीक है, ओल्ड पार्टनर यानी कि मोर देन इन्वेस्टमेंट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है आपको। यानी जो इन्वेस्टमेंट है मोर देन है ये, और मोर देन में गुडविल ओल्ड पार्टनर को जाएगी, तो ये आपको गुडविल की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, ये गुडविल से करना है इसको। और इस वाली वर्किंग इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले इसकी वर्किंग पहले मालूम कर लें। नया पार्टनर कितने के लिए आया, 1/4 के लिए आया, 1/4 के लिए आया, तो गनी ने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है, 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए। यहाँ पे एक बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अगर नया पार्टनर फर्म में 1/4 के लिए आया तो फर्म के देखें इस तरह हम 4 हिस्से पहले बना के दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये फर्म के 4 हिस्से हो गए, सही। अब इन फर्म के 4 हिस्सों में से नया पार्टनर एक हिस्से के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 60,000 पैसे, और ये मोर देन लेना पड़ रहा है। ठीक है, कि अगर हम 1.5 लाख के 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 1.5 लाख के अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो 50,000 50,000 50,000। नया पार्टनर लगा रहा है 60,000, ज़्यादा होगा ही कि खैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मोर देन है, तो मोर देन में हम न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट को एक हिस्सा मानते हैं। 60,000 का एक, तो 60,000 के 2 मल्टीप्लाई करो, 60,000 कितना होगा, 1,20,000 मल्टीप्लाई 3 करो कितना होगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई 4 करो कितना होगा, 2,40,000 रुपये। यानी 60,000 का हम एक हिस्सा कंसिडर करेंगे। तो इस तरह से 60,000 न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल फर्म कैपिटल कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। 4 से क्यों, क्योंकि 60,000 का एक हिस्सा है, तो चारों हिस्से कितने के हुए, तो फर्म के चारों हिस्से 2,40,000 के हुए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ़र्म का टोटल कैपिटल आपने डिसाइड किया है 2,40,000। ओल्ड पार्टनर का अपना कितना लगा हुआ है टोटल कैपिटल, अगर हम ओल्ड पार्टनर की बात करें तो ओल्ड पार्टनर का अपना लगा हुआ है टोटल कैपिटल 1.5 लाख रुपये चारों से। हाँ, नया पार्टनर कितने लेकर आया, तो नया पार्टनर लेकर आया 60,000। अब हम सबको प्लस करके माइनस कर देंगे इस रकम में से, ताकि हमें ये मालूम हो जाए कि भाई टोटल गुडविल की रकम कितनी है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर का अपना कैपिटल 1.5 लाख और नया पार्टनर कितने लेकर आया 60,000, कितना होगा ये जमा करो, 2,10,000। तो टोटल 2,10,000 की इन्वेस्टमेंट तो कारोबार में हुई भी है, यानी कि जो वो इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस में फ़िज़िकली मौजूद है, एसेट्स मौजूद हैं कारोबार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपने 2,10,000 माइनस कर दिए, 2,40,000 में से 2,10,000 माइनस करेंगे तो बाकी रिमेनिंग जो है वो 30,000 ये आ गया गुडविल। ये गुडविल किसकी है, ये गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स की है, सही।
अब सब कुछ आपने गुडविल मालूम कर लिया, 30,000 गुडविल आ रही है ओल्ड पार्टनर की, सिंपल एंट्री बना के दिखा देखिए इन्होंने गुडविल 30,000 रिकॉर्ड की। कैसे किए आप, वर्किंग डिफरेंस माइनस कर दें, 2,40,000 में से ओल्ड की इन्वेस्टमेंट, न्यू की इन्वेस्टमेंट जमा करें और जमा करके माइनस कर दें तो ये आ जाएगी। न्यू पार्टनर कैश लाया भी कितना, 60,000, कैपिटल क्रेडिट भी कितना करेंगे, 60,000। यही तो वो सेंटेंस कह रहा है कि न्यू पार्टनर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। न्यू पार्टनर की कैपिटल को, उसकी इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे उसी के इन्वेस्टमेंट से। तो आप ये बात याद कर लें, तो ये केस वर्डिंग इंडिकेशन दे रहा है मोर देन गुडविल की तरफ। अच्छा, अगर लेस देन गुडविल करना हो तो कैसे आपको वर्डिंग बताएगा, ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल। तो जो भाई मैंने बोला सेंटेंस, ओल्ड पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करने के लिए रेडी नहीं है, तो ये वर्डिंग्स लेस देन गुडविल की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं और ये वाली मोर देन गुडविल की तरफ। चलें, कैश डेबिट यानी कैपिटल क्रेडिट। गुडविल बांटने की एंट्री क्या होती है, गुडविल डेबिट एंड तीनों पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। गुडविल किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की है, सब इक्वल पार्टनर्स हैं, सबके समय 10,000 10,000 10,000 गुडविल बांट दें और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी इशुएंस ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स गिवन है आपको, ठीक है। फर्स्ट वन में कहते हैं हमजा एंड कंपनी रजिस्टर्ड विद अथोराइज कैपिटल। अच्छा, उससे पहले रिक्वायर्ड पहले रिक्वायर्ड में क्या मांगा उन्होंने, एंट्रीज मांगी है आपसे, तो जर्नल बनाइए, एंट्री बनाते हैं इसकी सवाल में। कंपनी का अथोराइज कैपिटल दिया हुआ है 29 lakhs डिवाइड इंटू 2,90,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। रिमेंबर के अथोराइज कैपिटल की कोई एंट्री नहीं होती है, ये जस्ट क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आपने सिर्फ पढ़ना होता है और पढ़ के सिर्फ समझना होता है बस, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। April 1st 2024 द कंपनी ऑफर्ड 1,20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच टू पब्लिक, और on April 25 the company's banker reported that they have received 15 lakhs. On April 28 the directors of the company finalized the allotment of 1,20,000 shares and instructed the bank to refund the excess amount. सेंटेंस को देखें, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्टूडेंट्स में एक सबसे बड़ी खामी जो ख़राबी होती है वो ये होती है कि वो पूरी ट्रांजेक्शन को, सेंटेंसेस को पढ़ना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। जब तक वो पढ़ते नहीं है, समझते नहीं, तो आपको बात समझ में कैसे आएगी। जबकि बात अगर देखी जाए तो सारी बातें सम अप करके अगर बहुत ही आसान तरीके से बात की गई है, ठीक है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को। तो अगर इन तमाम बातों को मैं खुलासा करूँ तो कंपनी ने ऑफ़र कितने किए थे, 1,20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक को इन्वाइट किया था। ये डेट थी April 1, जिस दिन ऑफ़र किया April 1 तो ऑफ़र है ना, आपने रिसीव किए ना आपने कुछ दिया है, तो ये तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। हाँ, ट्रांजेक्शन है, डेट इसकी एंट्री पास करेंगे, April 25 की एंट्री बनाएंगे जो आपने रिसीव किए हैं एप्लीकेशंस। April 28 को आपने जो फाइनलाइज़ किया अलॉटमेंट उसकी एंट्री बनाएंगे। April 28 को जो आपने रिफंडेड किए उसकी एंट्री बनाएंगे। जब क्वेश्चन में डेट मेंशन की जाए तो फिर आप भी डेट वाइज ही एंट्री बना के दिखाएंगे उसको, ठीक है। वरना अगर डेट नहीं दी है आप सिर्फ उसकी नंबर 1 2 3 लिख दें तो वो भी इनफ है। ऑफ़र कितने किए, 1,20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, मल्टीप्लाई बाय 10 लगाते हैं कितना होगा, 12 lakhs। यानी पब्लिक ने जो ऑफरिंग की थी, पब्लिक को हमने जो ऑफरिंग की थी 12 lakhs की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी। पब्लिक से जो अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन के साथ कितना हुआ है, 15 lakhs रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपने एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव कर ली हैं। 15 lakhs तो इसका अमाउंट है, 10 से डिवाइड करें तो मालूम हो जाएगा कि कितने एप्लीकेशन आए हैं। तो अगर हम 1 0 कम कर दें डिवाइड करने में, ये आ जाएंगे 1,50,000। यानी आपने जो रिसीव किए हैं ना एप्लीकेशंस वो हैं 1,50,000, 1,50,000। 10 रुपये के हिसाब से 15 लाख रुपये रकम आई है। 1,20,000 के शेयर्स की फाइनलाइज़ कर दें अलॉटमेंट, आप डिफरेंस निकाल लें, 1,50,000 माइनस 1,20,000 तो बचते हैं 30,000, 30,000। ये 30,000 जो है वो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं, एक्सेस हैं, एप्लीकेशन है, रिफ़ंड कर दें, वापस कर दें पब्लिक को। और पहले इन सेंटेंस की 1 2 3 3 एंट्री बनाएंगे। April 25, April 28, April 28। 25 तारीख को आपने रिसीव किए हैं एप्लीकेशंस, किस रेट से रिसीव किए हैं, क्वेश्चन में जो आपको अमाउंट गिवन है ये अमाउंट गिवन है ₹15 lakhs। आप बताइएगा ये जो 15 lakhs का अमाउंट आया ये कैसे निकाला आपने, ये कैसे आया, 1,50,000। इस रकम को डिवाइड बाय 10 कर दिया तो ये रकम आ गई, ये मालूम करने के लिए, ठीक है। चले 12 ये तो बात समझ में आ गई। बहुत कॉमन सी बात है कि आप डिवाइड करें, समझने आप बात को समझें कि 1,50,000 क्या है, शेयर्स हैं, 10 रुपये से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, 15 lakhs। एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशंस क्रेडिट।
टू रिकॉर्ड द शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री में 1,20,000 शेयर्स की अलॉटमेंट करते हैं, फाइनलाइज करते हैं, एंट्री बनाएं शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड शेयर कैपिटल क्रेडिट। और तीसरी एंट्री में रिफ़ंड करते हैं पब्लिक को, अमाउंट रिफ़ंड करने की एंट्री बनाएं शेयर एप्लीकेशन डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है, 30,000। ये सारा हाल अहवाल मैं पहली वाली इसमें ट्रांजिशन में डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए हम इसको समअप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रिसीविंग द एप्लीकेशंस, ये अलॉटमेंट द शेयर्स एंड रिफंडेड द एक्सेस अमाउंट। 3 लाख कैसे बन गया? 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 लगा दिया। 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 3 लाख। अब जून की 8 तारीख को एंट्री बनाते हैं, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹84,000 एंड इन कंसिडरेशन कहते हैं बदले में एक्सचेंज में इशूड सूटेबल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12 इन द मार्केट। क्या परचेज़ किया आपने? 84,000 के आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया। रिमेंबर कि आपको शेयर्स गिवन नहीं है, और शेयर्स गिवन नहीं है तो निकालने का एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि आप कॉस्ट को डिवाइड कर दें किससे? मार्केट प्राइस से। ठीक है, यानी कॉस्ट को ऊपर लिखें तो कॉस्ट कितनी है? 84,000 को ऊपर रखें, मार्केट प्राइस कितनी है? 12 रुपये। तो कॉस्ट 84,000 को डिवाइड बाई 12 करें, कितना आ रहा है? आ रहे हैं 7,000 शेयर्स। तो अब ज़रा एंट्री बनाते हैं। क्या परचेज़ किया? जून की 8 तारीख को आपने इक्विपमेंट परचेज़ किया। कितने का खरीदा? 84,000 का। इक्विपमेंट डेबिट, आज कारोबार में एक एसेट लेकर आए, एसेट बढ़ गया, एसेट में इजाफा हो गया, इक्विपमेंट डेबिट। बदले में क्या इशू किया है? शेयर्स। क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर कैपिटल, और साथ में क्या रिकॉर्ड करेंगे? शेयर प्रीमियम। कैपिटल हमेशा किससे रिकॉर्ड करते हैं? पार वैल्यू। वो कितने रुपए है? 10 रुपीज़ से। तो कंपनी को ये 2 रुपये का फ़ायदा कैसे हुआ? देखो, पार वैल्यू 10 रुपये है जबकि मार्केट वैल्यू 12 रुपये है, तो कंपनी को हर शेयर पे 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 12 रुपये ज़्यादा होते हैं 10 रुपये से, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है और पार वैल्यू कम है, तो कंपनी को क्या हुआ? प्रीमियम। तो 7,000 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,000 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम 7,000 को एक बार मल्टीप्लाई बाय 12 से करें तो भी आंसर 84,000 आएगा। जैसे भी कर लें, आपकी रकम आपकी सही आनी चाहिए। तो इक्विपमेंट डेबिट 84,000, कैपिटल क्रेडिट 70,000। प्रीमियम को निकालने के 2 तरीके हैं। कॉस्ट इक्विपमेंट में से डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं 70,000, और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर 10 में कहते हैं परचेज अ डिलीवरी ट्रक कॉस्टिंग 6,40,000 एंड इन कंसिडरेशन 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10। अब देखिए, कॉस्ट भी गिवन है, शेयर्स भी गिवन है। अब मुझे मज़ीद कोई मार्केट वैल्यू या कोई इस तरह मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम एंट्री कर सकते हैं। एंट्री बनाते हैं। क्या खरीद के लेकर आया? डिलीवरी ट्रक। एसेट परचेज़ किया, डिलीवरी ट्रक डेबिट। आज हमारे कारोबार में, बिज़नेस में एसेट में इजाफा हो गया। कंपनी ने क्या इशू किए? 60,000 शेयर्स इशू किए। शेयर्स इशू करते हैं तो क्या रिकॉर्ड करते हैं? शेयर कैपिटल। एंट्री क्या बनेगी? डिलीवरी ट्रक डेबिट 6,40,000, शेयर कैपिटल क्रेडिट 6 लाख रुपीज़ से, और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट कितने रुपए से? 40,000 से। डिफरेंस मालूम कर लें। ये 40,000 कैसे आया? 6,40,000 में से 6 लाख को माइनस किया तो आंसर कितना आ रहा है? 40,000। लास्ट में कहते हैं इशूड 1,009% बॉन्ड्स ऑफ ₹100 एट ₹97, रीपेबल एट ₹104 आफ्टर 5 ईयर्स। अगर दोनों बातों को समअप करें तो 100 वाले डिबेंचर्स के मिल कितने रहे पैसे? मिल रहे हैं 97। यानी कंपनी को हर डिबेंचर पे कम 3 रुपये कम मिले। जो 3 रुपये कम मिले तो इट मीन नुकसान हुआ, लॉस हुआ। डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे यहाँ से 100 में से 97, ठीक है, माइनस ₹3 डिस्काउंट। और 100 वाले की पेमेंट कितनी करनी है? 104 पेमेंट करनी है, यानी एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है। जब कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है तो फिर मज़ीद कंपनी और लॉस भी रिकॉर्ड करेगी। लेकिन फाइनली देखें एंट्री ऐसे बनेगी। अब इस एंट्री को ज़रा देखें, समझ लें। बैंक में पैसे आए, किस हिसाब से आए? 97 के पैसे आए। कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, तो उसके बदले में पैसे ले रही है। बॉन्ड्स कंपनी के लिए लायबिलिटी हैं। 9% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, लेकिन कैलकुलेट करना नहीं है, क्योंकि आज कंपनी ने सिर्फ बोरोइंग की है, कर्ज़ा लिया है, तो लिहाजा अभी किसी किस्म की बोरोइंग अभी इस पर इंटरेस्ट नहीं देना है। ठीक है, बैंक डेबिट 97 रुपीज़ से, ₹3 कम आए तो क्या नाम देंगे? डिस्काउंट ऑन बॉन्ड्स। ठीक है, तो 97,000 डेबिट, 3,000 डेबिट। बॉन्ड्स पेबल रिकॉर्ड करेंगे हमेशा फेस वैल्यू, जिस तरह कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं हमेशा पार वैल्यू ₹10 से,
तो इसी तरह से बॉन्ड्स पेबल या डिबेंचर्स पेबल को भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमेशा 100 रुपीज़ से। तो 100 रुपीज़ क्रेडिट कर दो 1 लाख से। अब तुम अगर एक बात को ऑब्ज़र्व करो कि 97 + 3 कितना होगा, ये 1 लाख, और यहाँ भी कितना होगा 1 लाख। तो एंट्री आपकी बैलेंस हो चुकी है। बैंक डेबिट 97, डिस्काउंट डेबिट 3000 और डिबेंचर्स यानी बॉन्ड्स पेबल क्रेडिट 1 लाख से। तो आपकी एंट्री बैलेंस है 97 3 1 लाख। भाई ये आपने ₹4 कहाँ से आया है, ये ₹4 आपको जो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है वो वाले हैं। और सेम जिस अमाउंट से आप लॉस ऑन रिडम्पशन रिकॉर्ड करोगे इसी अमाउंट से एक और